हेलो द्रोणा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सभी चैंपियन लोग? स्वागत है आपका मिशन जीत की केमिस्ट्री की क्लास में। आ जाइए भाई, सभी आ जाइए चैट के अंदर, रामा श्यामा कर लीजिए। कैसे हैं आप सभी लोग? हालचाल क्या है आप लोगों के? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए और लिख दीजिए अपनी स्लाइड के ऊपर, सबसे पहले अपनी क्लास नोट्स के अंदर लिख दीजिए एम IIT लिख दीजिए। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। लौट आइए सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। हेलो सर, हाय सर, हेलो 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 एवरीवन। चलिए आ जाइए, लौट आइए। कल की थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। कल आपको सिखाया था सेक्शन बी का खेला। सेक्शन बी में क्या था? सेक्शन बी के अंदर था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चे एकदम डांस करते हुए गए थे यहां से कि सर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भी किया और क्वेश्चन करके भी भेजे। वहीं कहीं बहुत सारे लोग बेहोश भी पाए गए, है ना, कि सर मॉड्यूल के ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए, सर मॉड्यूल में सारे हो गए पर 3 सवाल नहीं हो पाए। हाय सर, मैं कैसे कैन आई एक्सपेक्ट जी? बेटा 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 आर नॉट सॉल्व्ड इज नॉट दैट बिग डील। समझ में आ गई बात? इतनी बड़ी बात नहीं है। आप हर बार ये ना सोच के जाएं कि 100% ही बनेगा। जो नहीं बने उनका समाधान यहां कराया जाएगा, ठीक है? लेकिन अधिकतर बच्चों ने कर लिया था और उनसे क्वेश्चन बन गए थे। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 ऐसे भी थे जो अभी हमने पढ़े भी नहीं है और बच्चों ने अटेम्प्ट भी किए। मैंने जानबूझ के दे दिए थे, ठीक है? आज मैं बताऊंगा कौन से थे, और आज के बाद जब डिस्कस करेंगे तो हो भी जाएगा वो, ठीक है? आ जाइए सभी लोग, दिलों की बारिश कर दीजिए यदि आपको लगता है कि अब क्लास शुरू कर देनी चाहिए। आ जाओ भाई। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे मॉड्यूल के क्वेश्चन की औकात तुमसे बड़ी नहीं है भैया, उनको होना पड़ेगा, है ना? उनको होना पड़ेगा। अभी करेंगे, सॉल्व करेंगे। टाइम की कमी है, इसीलिए अपन ने क्या किया है, सेक्शन बी के मैंने तो आपको दोनों पार्ट दिए थे। मैं पार्ट 1 आज डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 में भी यदि आपको डाउट रहे तो अपन उसको कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर को आगे भी बढ़ाना है, ठीक है? ठीक है, अभी कर रहा हूं भाई। मॉड्यूल डिस्कशन कब होगा? अभी होगा। सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओम यादव, मदर उछला, हाँ भाई बहुत बढ़िया। निखिल, ख्याति, सात्विक, अवनी, दिशांत, रितेश, तन्मय, आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा सबसे पहला और सबसे जरूरी जो हर बार होता है, होमवर्क का डिस्कशन। कौन सा होमवर्क इसके अंदर आता है? मॉड्यूल का भी होमवर्क आता है, साथ के साथ वो होमवर्क जो आपको क्लास वर्क के अंदर दिया गया था, ठीक है भाई? चलिए उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें यदि वक्त मिल पाया तो हम इस टॉपिक को डील करेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट की जान है, जिसके लिए 10 दिनों से आपका बेस बनाया जा रहा था, उसको अप्लाई करने की बारी आ चुकी है। स्टोइकियोमेट्री गाइस, जिसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, जिस पर जेई में क्वेश्चन आते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस। समझ में आ गई बात? हालांकि जेई एडवांस पे क्वेश्चन जो बनते हैं, मैंने बताया था मिक्स टॉपिक के बनते हैं, लेकिन जेई एडवांस के लिए ये वाले टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जेई मेंस में तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से। 10 लेक्चर में जो मसाला पढ़ा है, हर किसी लेक्चर से किसी ना किसी टाइप का जेई मेन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा? लेकिन ये उसी को समझ में आना है जिसको मोल के तीनों फॉर्मूले आते हैं। चाहे आज आपकी पहली क्लास भी है तो मैं आपको स्टोइकियोमेट्री पे जाने से पहले फिर बोल दूं, मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, 3। वो तीनों तुझे याद है, बाकी चाहे कुछ भी याद नहीं है, वो तीनों तुझे याद है तो भी तू ये सारी चीजें बना ले जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा एक लेयर और ऐड करनी है, वो काम हम आज करेंगे, ठीक है भाई? चलिए शुरू करते हैं भाई बात। आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। मुझे फटाफट ये बताएं कितने बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया था? जितने बच्चों से क्वेश्चन हो गया, हार्ट की पंपिंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना? ये B1 है, 1 मतलब 1 हार्ट, फटाफट पंप कर दें, 1 हार्ट फटाफट पंप कर दें। सर फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। थोड़े से 1-2 टॉपिक और हो जाएं, मैं सबका क्लब करके दूंगा आपको आज के लेक्चर और कल के लेक्चर के साथ। फिर जो अपने अभी तक के 10-12 लेक्चर बन चुके हैं, इनकी एक फॉर्मूला शीट आ जाएगी, वो मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है?
हाँ जी, कितने लोगों ने ये कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था? हार्ट या ऑप्शन या जो भी। शानदार जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। कितने लोगों को डाउट था? कितने लोगों को डाउट था? मुझे नहीं लगता कि तू मिशन जीत की कल की क्लास अटेंड करके गया और तेरे को इसमें डाउट आ सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सबसे हल्का सवाल है, सबसे हल्का सवाल है ये, इसके अंदर डाउट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर बेटा? B1 क्वेश्चन जो है इजीली हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास दिया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास दिया हुआ है 120 AMU, 120 दिया हुआ है। ठीक है बेटा? और साथ में दिया हुआ है, साथ में, अच्छा सॉरी, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास दिया हुआ है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है 120। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है? 12 और 2 14, 14 और 16 30, 30 आ रहा है। तो यूनिट कितनी आएंगी? यूनिट आएंगी सर 4। ये तो लल्लू प्रॉब्लम हो गई सर। जी हाँ दोस्तों, दिस इज व्हाट वी कॉल लल्लू प्रॉब्लम। लल्लू प्रॉब्लम, ठीक है? सड़क छाप प्रॉब्लम, हलवा छाप प्रॉब्लम, ठीक है? जो हम यूं ही बना ले जाते हैं। क्लियर? ये 4 आ गया, 4 आ गया तो बात खत्म हो गई। CH2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया? ये आ गया सर C4H8O4। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अधिकतर बच्चे इसको कर ले गए थे। कुछ बच्चे पता नहीं कहां से बोल रहे हैं C आंसर आएगा। C कहां से ढूंढ के लाए हो पता नहीं, क्योंकि 12 और 2 14 होते हैं, 14 और 16 30 होते हैं, और 120 इसका दिया हुआ है मास। तो 4 यूनिट आएगी भाई, 4 यूनिट आएगी। ठीक है? अगला, अगला, ये कितने लोगों ने कर लिया था? ये वाला क्वेश्चन यानी B2, जिन लोगों का हो गया डबल हार्ट, जिन लोगों का हो गया डबल हार्ट की पंपिंग, या 2 थम्सअप, या हो गया 2 शब्द। ठीक है? B2 मतलब 2 चीजें जोड़नी है आपको। ठीक है? हाँ जी, फटाफट फटाफट आंसर चाहिए, आंसर चाहिए भाई। क्या हम पोल क्रिएट कर सकते हैं भाई आज? है ना? तो पोल वोल छोड़ते हैं, पोल छोड़िए आप, तो चैट में लिखिए, पोल वोल की बातें नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है? हाँ, डबल हार्ट, डबल हार्ट, 2 दिल, 2 दिल मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, हो गया। अधिकतर बच्चों का ये भी हो गया है। तरीका क्या है? तरीका क्या है? एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज निकल के आएगी। देख, परसेंटेज तेरे को निकालनी है ना, यहां परसेंटेज निकालेगा, सेम आ ही नहीं सकती। जिनका रेशियो सेम होगा उन्हीं की तो परसेंटेज सेम होगी यार। जिनका रेशियो सेम होगा उन्हीं की तो परसेंटेज भी सेम होगी। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्लियर है क्या चीज? क्लियर है क्या चीज भाई? मान लो किसी का, हाँ, रेशियो जो है वो सेम आएगा, तभी तो सेम रेशियो सेम परसेंटेज, सेम रेशियो सेम परसेंटेज। एक तो मेथड ये है कि हाँ सर ये वाली बात समझ में आती है। दूसरा मेथड है कि सबकी परसेंटेज निकाल के देखो, और ये समझ में आ रहा है कि सर ये 12 है, ये 4 है, टोटल 16 है, यहाँ 12/16 आएगा कार्बन, है ना? यहाँ अपन देखें ये 24 है, 6 है, ये 30 है, यहाँ कार्बन 24/30 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो ही नहीं सकती, परसेंटेज सेम आ ही नहीं सकती। परसेंटेज सेम उसी में आएगी जहां रेशियो सेम होगा। रेशियो यानी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। ये असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बन के आ सकती है। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हैव सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कैसे सर? ये जरा सा समझाओ। अभी समझाता हूं। देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है वो लिख लो सभी का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है CH2O। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? इसका आ रहा है C2H4O2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। समझ में आ रही है बात? अब जब मैं परसेंटेज निकालूंगा, तो परसेंटेज जब निकालूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला चेक करो। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका भी CH2O, इसका भी CH2O, और इसका भी CH2O। तो कहने का मतलब जब रेशियो ही सेम है तो मास का रेशियो भी तो सेम आएगा। हो गया, हो गया भाई, डन। सभी को समझ आ गई बात? तो बस खत्म, आंसर डी। भाई मैंने बोला ना, सस्ते सवाल भी होते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। टुडे इज माय बर्थडे। ईश्वर आपको बहुत 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 सारी खुशियां दे, है ना?
और आपको ताकत दे कि आप जो है अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं और 2 साल बाद जेई क्रैक करके किसी आईआईटी में बैठे रहें और आईआईटी के हॉस्टल के जो बच्चे हैं ना वो आपको बर्थडे विश करें उनकी स्टाइल में, और वो आपको पता है उनकी स्टाइल क्या होती है। चलिए चलिए भाई, CH2O ये आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया, तो ये आंसर अपना डन है, B2 डन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज B3। जिन लोगों का हो गया 3 हार्ट, जिन लोगों का हो गया 3 हार्ट, जिनको हार्ट नहीं मिल रहे वो लिखे ये हो गया, 3 वर्ड, ये हो गया, ठीक है, 3 वर्ड आ जाएंगे तो मैं मान लूंगा हाँ ये हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, अरे यार इसमें रिपीट कुछ नहीं करना, तुम एक काम करो, जिसको समझ नहीं आए वो हर किसी में कार्बन की परसेंटेज निकालो। यहां से परसेंटेज निकालेगा कार्बन की, क्या आएगी, ये 12 है और ये 12 और 32 44 है, और इसमें कार्बन को निकालेगा तो यहाँ क्या आएगा, ये 12 है और ये टोटल 28 है। ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, तो परसेंटेज कहां से बराबर होगी, ऐसे ये भी बराबर नहीं होंगे, ये भी बराबर नहीं होंगे, केवल ये है जो बराबर होंगे। लेकिन ये जब बराबर हो गए तो हमने एक चीज निकाली यहां से कि सभी का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो जब सभी का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो परसेंटेज भी क्या होगी, सेम होगी, एक स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए, ये कितने लोगों से हो गया था, ये कितने लोगों से हो गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा। हाँ जी भाई, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा, शानेदार है। अब देखो, यानी ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अंडर सेम कंडीशन। का क्या मतलब है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंडीशन जब भी बोले प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो। तुझे ये पता होगा लाली कि PV इज इक्वल टू होता है NRT, वो बोल रहा है P, R और T ये तो सभी में सेम है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल के। तो जिनका वॉल्यूम सेम है ना गैस में, उनके क्या मैं बोल दूं, मोल भी सेम आएंगे। क्या मैं बोल दूं, उनके मोल भी सेम आएंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर? ठीक है, ठीक है, मोल भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2, ये बात बोल सकते हैं। ये समझ में आया सभी को? हाँ भाई, ये तो समझ में आ गया हमें, ये समझ में आया, ये आया सभी को समझ में। अब मोल सेम करने हैं तुझे, मोल सेम करने हैं, तो मोल होता क्या है भाई, मोल होता है मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको मैं लिख देता हूं मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेट अपॉन मोलर मास, यही तो मोल होता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CO2 अपॉन CO2 का मोलर मास 44 होता है। वो बोल रहा है इन दोनों का वेट भी सेम है, इन दोनों का वेट भी सेम है, यानी W से W कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि वेट सेम है, ऐसा सवाल ने बोला है। यानी मोलर मास क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। 44 किसका आ रहा है सर, 44 आ रहा है 36, 8, 44, इसी का आ रहा है सर, इसी का आ रहा है, खत्म। क्लियर बेटा? ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये कितने लोगों ने कर लिया था जी, बहुत बढ़िया, 2 हाथों से सैल्यूट है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, हाँ मास चेक करके हो जाएगा, बिल्कुल मित्र, मास चेक करना है मेरे मित्र, मास चेक कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये कितने लोगों ने कर लिया, यहां थोड़े से लोग बेहोश हो सकते हैं, यहां थोड़े, अरे यार रिपीट कर दो, रिपीट कर लेता हूं भाई, रिपीट कर देता हूं, सुन ले, जब लिख रहा होता हूं तब नहीं सुनता है। सुनो मेरी बात, एक तो ना मेरे से 50 बार लोगों ने एक ही चीज पूछ ली, सर होमवर्क करें तो मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिखना। नहीं भाई, मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चन कॉपी में सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे नहीं बोलने वाले कि लाओ भैया आपका होमवर्क दिखाओ, जेई आपसे नहीं बोलने वाला आपका होमवर्क दिखाओ, अरे वाह बहुत सुंदर लिखा है, नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन डालना है मॉड्यूल में, सॉल्व करना है। सर फिर हम ना नोट्स में, अरे भाई नोट्स में लिखना है, क्यों लिखना है, जब टेस्ट से पहले रिवाइज करेगा तो क्वेश्चन तो होना चाहिए ना उसमें। रिवाइज क्या करेगा, नोट्स करेगा। समझ में आ गई चीज, नोट्स में क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ, हाँ मुझे पता है ये नहीं हुआ, मुझे पता है
ये नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा रिपीट करना है बेटा, कौन सा रिपीट करना है? रिपीट जो लिख रहे हो यार एकदम क्लियर लिखो, और जब मैं बोल रहा हूं तो अपना फोकस 100%, जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ उसका फोकस यहां होना चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा सर मैं उठ के बीच में चला गया था, अब देखा अरे ये तो B3 आ गया, B2 तो रह ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, करते हैं इसको। हाँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें हो सकता है कई लोगों को डाउट होगा, मैं सॉल्व करता हूं। 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल रेस्पेक्टिव। अब ध्यान से सुनना, बोल रहा है पहला जो ऑक्साइड है, डब्बा बंद करें और एक एक चीज लिख दें। पहले ऑक्साइड में, अब देख डब्बा लिखते ही बहुत सारी बातें कैसे क्लियर हो जाएंगी, दे दनादन क्लियर हो जाएंगी। पहला ऑक्साइड एमओ है, GOK, पहला ऑक्साइड जिसका नाम बोल दिया एमओ। बोल रहा है मेटल भी 50% है और ऑक्सीजन भी 50% है, ये भी 50% है। मेरे भाई तू इसमें फटाफट बता, तू बता, तू बताएगा यहां, तू बताएगी यहां कि बता ऑक्सीजन का मास इसके अंदर कितना है, फटाफट बता ऑक्सीजन का मास कितना है। 50-50 का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है। अरे 50-50 का मतलब क्या हुआ, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जी सर, ओके सर, मान लिया सर, ठीक है सर, मान लिया 50% है। तो एक बात बता, जब दोनों 50% है, दोनों 50% है, और तो ऑक्सीजन का मास क्या आएगा यहां, ऑक्सीजन का मास क्या है सर, ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो मेटल का भी क्या होना चाहिए जब 50-50% है, तो सर मेटल का भी 16 होना चाहिए। बराबर बोल रहा है ना, वो दोनों बराबर है, तभी तो टोटल 32 होगा, 16 ये। मेटल का मास समझ में आया क्या? बस आ गया, लोगों का आंसर ही समझ में आ गया। मेटल का मास क्या आ जाएगा? अरे 50 ग्राम कहां से होगा भाई, 50 ग्राम कहां से होगा? हाँ चलो वापस से आते हैं इस चीज पे, और दूसरे मेथड से तेरे को बताता हूं। मैं उसी मेथड से बताता हूं जिस मेथड से तू करता आया है, क्लियर? चलो उसी से करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तुझे, ये तो मैंने एक शॉर्ट मेथड बताया था, पर मुझे समझ में आ गया नहीं, शॉर्ट मेथड में फैलना चालू हो गए हैं। हम तो एक ही मेथड करेंगे जो हमें आता है, कोई बात नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका रेशियो होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका रेशियो होता है सर? मोल का रेशियो होता है। अच्छा, इसका एम्पिरिकल रेशियो क्या आ रहा है? इसका एम्पिरिकल रेशियो क्या आ रहा है सर? एम्पिरिकल रेशियो आ रहा है 1:1। इसका मतलब दोनों के मोल का रेशियो क्या है सर? मोल ऑफ M और मोल ऑफ O, इनका रेशियो 1:1 है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मोल ऑफ मेटल और मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे करें अब, इसको कैसे करें? अब 100 ग्राम टोटल माना था, टोटल 100 ग्राम है ना, टोटल है 100 ग्राम। तो मेटल, ऑक्सीजन कितना है? 50 ग्राम, तो मेटल भी कितना होगा? 50 ग्राम होगा। ये आपकी भाषा में आ गया हूं मैं, ये आपकी भाषा में आ गया हूं मैं। तो मोल बराबर कर दो सर, मोल बराबर कर दिए। मोल बराबर करेंगे तो मेटल के मोल कितने हो गए? 50 बटे उसका मोलर मास, 50 बटे उसका मोलर मास जो हमें नहीं पता है। और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 50 बटे 16। तो मैं बोल रहा था ये 50-50 कैंसिल हो गए, तो मेटल का मोलर मास 16 आ गया। ये बात कितने लोगों को चमक गई? जिनको इतनी सी बात चमक गई वो लिखे चमक गई, जिनको इतनी सी बात चमक गई वो लिखे चमक गई, वो लिखे चमक गई, वो लिखे चमक गई। फिर मैं आगे कहानी बताता हूं, फिर मैं आगे कहानी बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। अरे भाई पहले वाले की बात कर रहा हूं, जिसका एमओ दिया हुआ है उसका 50-50 तो है, 40% थोड़ी है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। अब सेकंड ऑक्साइड को डब्बे में बंद करते हैं, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सेकंड ऑक्साइड की हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्लियर हो गई चीज? तो क्या करें सर, हम फॉर्मूला क्या लिखें? नहीं पता क्या लिखना है, बस उतने ये बोला है कि इसमें मेटल कितना है? 40 ग्राम है। मेटल कितना है बेटा? 40 ग्राम है, 40 ग्राम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या माने सर? तुम्हारी जो मर्जी है वो मान लो, तुम्हारी जो मर्जी है ना वो फॉर्मूला मान लो। जैसे सर थोड़ा आइडिया दो, फॉर्मूला मान लेते हैं MOX। ये फॉर्मूला मान लिया मैंने, मैं कुछ भी मान लिया, तेरी मर्जी है, तू MXO मान ले, जो भी है मान ले उसको, ये मान लिया। सेकंड ऑक्साइड ये आ गया। जब सेकंड ऑक्साइड ये आया तो अब एक बात बता,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मोल निकाल लेंगे यहां, ठीक है, ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा। मोल कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑक्साइड पे जैसे ही पहुंचे वो बोल रहा है मेटल कितना है, सर मेटल 40 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इस बार 60 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 60 ग्राम है। आपको कैसे पता, अरे जब 40 मेटल है तो ऑक्सीजन 60 होगा। चलो मेटल के मोल कितने हैं, मेटल के मोल कितने हैं, ये बड़ा वाला मेथड बता रहा हूं मैं, ये बड़ा बता रहा हूं, छोटा तो यूं होगा चुटकियों में बताऊंगा उस पर भी। मेटल के मोल कितने हो गए, सर मेटल के मोल आए, मेटल के मोल आ गए 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कितना हुआ करता था 16 आ गए। समझ में आई बात। ऑक्सीजन के मोल कितने आए, ऑक्सीजन के मोल आए सर, ऑक्सीजन के मोल आए, ऑक्सीजन के मोल आए 60 डिवाइडेड बाय 16x, अरे यही आएंगे 60 डिवाइडेड बाय 16x, ये मोल आए, ठीक है। अब इन मोल का रेशियो निकाल लेंगे, इन मोल का आप रेशियो निकाल लेंगे, वही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। अब देख, ये बड़ा टेक्निकल सा मैंने तुझे बहुत लंबा सा मेथड बता दिया, अब तुझे सिंपल मेथड समझा रहा हूं। इस सबको कचरे को हटाता हूं और सिंपल मेथड पे आते हैं। सिंपल मेथड देखना, बिल्कुल सिंपल मेथड देखना आसानी से, और फिर इसको वापस फिर से तू एक बार इसी मेथड से भी अटेम्प्ट करना जब घर बैठ के करे, ठीक है। सिंपल मेथड देखना। अच्छा, यहां से हमने ये पता कर लिया था कि m का मोलर मास 16 है, ये बात कितने लोगों को समझ में आई। यहां से हमने पता कर लिया था m का मोलर मास 16 है, ठीक है। मेटल का 16 क्यों है, अरे यार फिर से सुन ले, फिर से सुन ले, फिर से समझा रहा हूं, कान आंख सब एकदम एक्टिव कर ले, एकदम शॉर्ट तरीके से क्रिस्पी मेथड से बता रहा हूं, तुरंत हो जाएगा। पहला ऑक्साइड एमओ है, एकदम तेरी भाषा में लिख देता हूं, पहला ऑक्साइड एमओ है, एमओ, जिसमें वो बोल रहा है तेरे को कि मेटल 50% है, 50% मेटल है, 50% ऑक्सीजन है। अब जब तुझे फॉर्मूला ही दे दिया उसने, तो हमें तो फॉर्मूले में ये पता है ना कि ऑक्सीजन सच में तो 16 ही है इसके अंदर, ऑक्सीजन सच के कितना है 16 है, जितना ऑक्सीजन है उतना ही मेटल है, तो मेटल को भी क्या होना पड़ेगा 16 होना पड़ेगा, ये बात बोल रहा हूं मैं, मेटल को भी क्या होना पड़ेगा 16 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये चमक गया मेटल 16 आएगा, ये चमक गया मेटल 16 आएगा, हाँ सर चमक गया, ठीक है मेटल 16 आएगा। अब तू क्या कर ले, मैं ये बोल रहा हूं, तू मान ले दूसरा ऑक्साइड, मान ले सेकंड ऑक्साइड MOX है, सेकंड ऑक्साइड क्या है MOX है। अच्छा, तो यहां पे परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे सर, परसेंटेज ऑफ मेटल आएगी मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, यही तो आएगा। मेटल का मास कितना है 40 है, परसेंटेज मास क्या दिया है 40। MOX में मेटल कितना होगा सर, M जितना होगा 1 M कितना है 16 है, टोटल कितना है 16 प्लस 16x, ये क्या किया आपने सर, मैंने ऑक्सीजन भी 16 लिया और ये x हो गया, इनटू क्या कर दिया भाई 100 कर दिया, इनटू क्या कर दिया 100 कर दिया। तो अब इसको तू सॉल्व कर ले, अब इसको सॉल्व कर ले, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से क्या आया 16 प्लस 16x इज इक्वल टू 40, 16 प्लस 16x इज इक्वल टू 40। तो 16x क्या आ गया, 16x आ गया आपका 24, तो x क्या आ गया 24/16, 24/16 मतलब 6/4 यानी 3/2। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या भाई, समझ में आया, 3/2 आ गया x। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया सर, फॉर्मूला आ गया MO 3/2। क्या सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, LCM ले, LCM लेगा तो 3/2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा M2O3, बी आंसर आ जाएगा। अब समझ आया क्या, अब समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ। क्लियर, कौन पापी है बोल दे रहा रिपीट कर दो भाई, 3 बार रिपीट करवा रहे हैं, फिर से सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस मेथड में कुछ भी नहीं है यार। वो बोल रहा है कि तुझे फॉर्मूला पता है यार, ठीक है, ये कितनी सिंपल सी बात है। वो बोल रहा है कि आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बराबर मार्क्स आए,
इसमें भी 50% आए, इसमें भी 50% आए, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री के मार्क्स आपके 300 हैं, तो बताओ फिजिक्स के क्या होंगे? अरे भाई जब ये भी 50% है, परसेंटेज में बराबर है, तो रियल वैल्यू में भी तो बराबर होगा। तो केमिस्ट्री में 300 है, मतलब फिजिक्स में भी 300 है, टोटल 600 आए, तो इसलिए 50-50% आए। अब उसने इसी में क्या बोल दिया, इसी में क्या बोल दिया कि मेटल ऑक्साइड के अंदर दोनों बराबर हैं। 50% का मतलब तो समझते हो ना, दोनों बराबर हैं। अब ऑक्सीजन 16 है तो मेटल को भी तो 16 होना पड़ेगा लाला। खत्म बात, खत्म। तो दूसरे ऑक्साइड को तेरी जो मर्जी वो मान ले, मैंने मान लिया MOX है। फिर मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। क्या अब आया? क्या अब आया? क्या यदि अब चमक गया तो थोड़े दिल विल। 16 क्यों है मेरे लाला? एक बात बता, CH4 में कार्बन कितना है? सर 12 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ये कहां से आया? सर ये इनका एटॉमिक मास होता है। तो भाई O का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है। तो M का भी क्या होना पड़ेगा? 16 होना पड़ेगा। खत्म बात। MOX ही क्यों लिए? आपकी मर्जी, आप MOY लो। आप एक काम करो, इसमें MXO लेके देख लो, आपका आंसर अपने आप 2/3 आ जाएगा। आपका आंसर अपने आप 2/3 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं तू लेके तो देख, कुछ तेरी जो मर्जी वो बना के देख, आंसर अपने आप उसी हिसाब से सेट होके आ जाएगा। चमक गया? चमक गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो चलो। ये कितने लोगों ने कर लिया था? ये कितने लोगों ने कर लिया? ये कितने लोगों ने कर लिया? ये कितने लोगों ने लिख दिया? F फॉर फा, ये अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ये कितने लोगों का हो गया था? हाँ बेटा, MXOY लिख दे तू। MXOY भी लिख देगा ना तो X और Y का एक रेशियो आ जाएगा निकल के, और वो जो रेशियो आएगा वो 2/3 आएगा। बनना ही है सवाल। जिनसे 5वां हो गया वो लिख दे 5 डन। जिनसे 5वां हो गया, हाँ ये देखो 5 हार्ट बना दिए, 5 डन। बहुत बढ़िया भाई, करके तो आयो यार। पता नहीं कौन लोग हैं जिनसे नहीं हो रहा था वो। क्वेश्चन तो हो गया। ये वही बॉक्स जो नहीं बनाएगा, जो बॉक्स नहीं बनाएगा वही बॉक्स में ट्रैप हो जाएगा। जो बॉक्स बना ले जाएगा वो बॉक्स से बाहर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर भाई? जैसे ही सवाल ना हो ना, वापस नोट्स में जाया कर और देखा कर क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया है। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा देर देगा उसको, 5-7 मिनट देगा, बन जाएगा वो। अच्छा, कुछ लोग ना, कुछ लोगों का सबसे बड़ा मास्टर है गूगल बाबा। भाई साहब ये गलतियां मत करो। जेई के अंदर आपको गूगल जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला कि अच्छा क्वेश्चन नहीं हो रहा, चलिए जाते हैं गूगल को देते हैं। अच्छा फिर गूगल क्या करता है? उसके सॉल्यूशन समझा देता है। स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये, आंसर टक। हम उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ते 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 बहुत आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा है सब समझ आ रहा है, और हम ये मान लेते हैं अच्छा इजी था, हो गया सर, हो गया। क्वेश्चन मैंने 5 के 5 हो गए। अरे ये भी तो बताओ उसमें गूगल कितने किए थे। तो एक बात ध्यान रखें, होमवर्क करते टाइम प्लीज डोंट गूगल। ये बहुत गंदी आदत है, ये आपको अपंग बना के रख देगी कि आपने अपना दिमाग तो यूज ही नहीं किया। आपने गूगल किया, आपने चैट जीपीटी किया, आपने जेमिनाई किया, आपने XYZ जो भी किया। डोंट डू दैट। इफ यू हैव टू डू दैट तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको जेई में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आपसे बोलेंगे अरे सर आइए, आपको हम ना चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन देते हैं, इसको खोलिए, यहां से जेई के सवाल आएंगे, आप यहां डाल देना। वो बात अलग है कि एडवांस के क्वेश्चन चैट जीपीटी भी नमस्कार करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, डोंट गूगल एनीथिंग, सर्च फॉर क्लास नोट्स। इफ यू कांट, वी प्रोवाइड स्कैनर, राइट डाउन योर डाउट्स ओवर देयर। लेकिन ये जो गलत आदत आपने पकड़ लिया ना, क्वेश्चन नहीं हुआ गूगल कर लिया, तुरंत मत कर। कम से कम उसमें 3-4 एफर्ट डाल ले, फिर भी नहीं हो रहा तो ठीक है यार, हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन आपने सिंगल ट्रायल दिया और दे गूगल बाबा की जय, प्रसाद चढ़ा दिया गूगल बाबा को, उसने आपको आंसर दे दिया, आप खुश हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। पता है क्यों गलत? क्योंकि तू खुद के साथ ये धोखा कर रहा होगा कि तुझे लग रहा होगा कि हाँ मुझे सवाल आ गया। ट्रुथ इज वो गूगल बाबा की मेहनत है, उसने लिखा है। ऐसे तो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं तो तुझे भी आ ही रही है, बट तुझे वो चीज परमानेंट तब आएगी जब तू भी उसको अपने तरीके से लिखेगा, करेगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए चलिए, ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए इसके अंदर क्या था, इसने बोला कॉर्टिसोन। बेकार की बातें हैं, डराने के नाम है कि कॉर्टिसोन दे दिया। आधे लोग तो यहीं से बेहोश हो जाते हैं नाम वाम सुन के, अरे भाई साहब जेई के सवाल आ गए, कॉर्टिसोन वर्टिसोन लिख दिया। कुछ नहीं है।
कॉर्टिसोन एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जिसके अंदर सूचना दी हुई है कि कार्बन कितने हैं, 21 कार्बन है, 21 एटम है कार्बन के, 21 एटम दिए हुए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर 21 कार्बन दिए हुए हैं। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, हाँ सर 21 × 12। सर 21 × 12 क्या होता है, आप ही लिख दीजिए बेटा, 210 और 42 तो 252 करके भी देख लेना, 12 एकम 12, 12 2 24 1 25, 252, ठीक है 252 दिया हुआ है। ओके, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो दिया हुआ है वो 69.98 दिया हुआ है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या लिखोगे इसको, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। आंसर आ गया भाई, तेरे चरणों में आंसर है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, 69.98 है, मास ऑफ कार्बन कितना है सर, 252 है, टोटल मास क्या है नहीं पता सर, इनटू 100 है, तो ये x जो आएगा यही तो टोटल मास आएगा, क्या आ गया 252 × 100 बाय 69.98। सर आप तो गूगल बाबा की कह रहे थे, मैं कैलकुलेटर बाबा भी लेके आ जाता हूं और कैलकुलेटर को गूगल को बोलता हूं मेथड बता, गूगल सर स्टेप बता देता है, कैलकुलेटर को बोलता हूं तू क्वेश्चन कर। बेटा सब्सक्रिप्शन ना गूगल ने लिया है ना कैलकुलेटर ने लिया है, पेपर ना गूगल देगा ना कैलकुलेटर देगा, तुझे जाना है, तुझे कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। सर कैसे करें, ट्रिकी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, देख अब अप्रोक्सीमेशन लेना सीख, इसको लगभग 69.98 वेरी क्लोज टूवर्ड्स 70 मान ले, कोई पाप नहीं है इसमें, 70 मान ले, ये उड़ा। अब यहां से भाग तो देना आता है ना, हाँ सर 7 × 21 4 बच गए सर, 36 × 10 ये तो अप्रोक्सीमेटली 360 आ गया। यस बेटा, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। सॉरी बाबा, ये बी था, ये सी था, ये बी था, ये सी था, तो आंसर यहां पर सी आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बिल्कुल, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेज ऑफ एलिमेंट ए बी सी, ये कितने लोगों ने कर लिया, B6, यदि छठा हो गया तो लिख दे 6 फोड़ दिया, 6 फोड़ा, फटाफट लिख दो 6 फोड़ दिया। यदि 6 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है तो राइट डाउन 6 फोड़ दिया। छह फोड़ा जी भाई, 6 फोड़ दिया। चलो जिनने नहीं फोड़ा आइए मिलके फोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, इसमें क्या दिया, वही डब्बा बंद, बातें खत्म। ठीक है, डब्बा बंद करेंगे, डब्बे में लिखेंगे इक्वल मासेस, जो मोटी मोटी लाइनें पकड़ में आती हैं उनको लिख लें, इक्वल मास ए बी सी, यानी ए का मास, बी का मास, डब्ल्यू मतलब वेट, बी का मास और सी का मास बराबर है। सर बराबर है पर मैं क्या मानूं, मुझे क्या पता, तो एक काम कर डब्ल्यू ही मान ले इसको कि डब्ल्यू ग्राम है, खत्म बात, ये मान ले, या एक्स ग्राम मान ले, वाई ग्राम मान ले, तेरा जो नाम है उतना ग्राम मान ले। ठीक है, और फिर इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का रेशियो, तो ए के मोल निकालो, ए के मोल कितने आएंगे, W/20 आएंगे, बी के मोल निकालो, बी के मोल कितने आएंगे, W/40 आएंगे, सी के मोल निकालो, W/60 आएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर, मोल्स का रेशियो होता है, ये बताया था क्या, हाँ क्लास में बताया था। तो W/20, सर ये जो फ्रैक्शन में आते हैं ना, इस रेशियो को हम ले नहीं पाते हैं, 10वीं ढंग से नहीं हुई थी हमारी, हो ही नहीं सकता नहीं हुई हो भाई, डाउट ही नहीं है, मुझे पता है हमारे पढ़ाने वाला जो आदमी है वो धुरंधर था, कैसे नहीं होगी अच्छी। तो ये 60 आ गया आपका, तो 60 आ गया, तो ये क्या आ गया 3W, अच्छा सॉरी माय बैड। हाँ भाई, यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम जो लेंगे वो ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो 0 से 0 उड़ा दो यार, 2 4 6 का एलसीएम ले लो, 112 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये आया 6W, ये कितना आ गया 3W, ये कितना आ गया 2W, तो क्या आ गया 632 का मतलब आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन, A6B3C2। गॉट इट, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये कितने लोगों ने कर लिया था, मॉड्यूल से हटते हैं, पार्ट 2 को दोबारा लेके आएंगे। कोई आदमी लिख रहा है कि सर मॉड्यूल का सेपरेट वीडियो बना दो, बेटा सेपरेट वीडियो तो मैं फिर पूरे का बनाऊंगा एक साथ, फिर उसमें क्या है, जो बच्चा मॉड्यूल नहीं करता है ना वो उसको देखेगा ही नहीं। क्लास करने हर कोई आता है, लेकिन जब मैं मॉड्यूल का होमवर्क यहाँ डिस्कस करता हूं तो जिसने मॉड्यूल नहीं किया है उसको एटलीस्ट ये ग्लानि हो, उसको रिग्रेट हो कि यार ये काम मैं नहीं करके आया।
इसलिए सामने डिस्कस किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैं एक बंद अलग डब्बे के अंदर फोल्डर के अंदर तुझे दे दूंगा, ये मॉड्यूल के सॉल्यूशन है, तू ना जिंदगी में मॉड्यूल करेगा ना उसको जाके कभी खोलेगा। क्लियर? लेकिन तू लेक्चर के लिए तो आएगा तो तुझे मॉड्यूल के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब तुझे कोई तो कहने वाला है सॉल्यूशन जब चल रहे होंगे और तूने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो तुझे कम से कम एक तमाचा मिल रहा है धीरे से कि हाँ तूने होमवर्क क्यों नहीं किया था। समझ में आ गई बात? और जिसने किया हो सकता है उसको कुछ नया मेथड मिल जाए। पॉइंट समझ में आया? तो मॉड्यूल डिस्कशन में कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है, अपना आधा घंटा लगाए, 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है, आधा घंटा उसको भी दे दिया तो भी हमारे पास 1.25 घंटे लेक्चर के लिए, जो इनफ है। क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटा होते छुट्टी छुट्टी का जो गाना आप गाते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी चीज फिर। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने दे दिया? आंसर बताएं। सर आपने ना आंसर ना आपने इसी में लिख के दे दिया। हाँ बेटा, मैंने इसी में लिख के दे दिया था कि लगभग शायद यही आंसर आ रहा होगा। कितने लोगों का आ रहा था? कितने लोगों का आ रहा था? समर हॉलीडे, बेटा यहां कोई हॉलीडे नहीं होता, यहां कोई हॉलीडे नहीं होता। समझ में आ गई? जब जेई और नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो कोटा में भी बच्चे आते हैं ना, वो आ जाते हैं अप्रैल में, मई में, जून में आते रहते हैं, किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। यहां छुट्टियों का काम खत्म। वहां जरूर एक बार दिवाली पे थोड़े दिन की छुट्टी दे देते हैं कि भाई बच्चों को दूर हैं तो घर जाना है। अब यहां तो घर ही बैठे हैं सब, तो इनको कहां जाना है? क्लियर? तो छुट्टियों का काम नहीं है भाई। अब छुट्टियां, अब आप आईआईटी में पहुंचना और वहां लंबी छुट्टी मनाना, वेकेशन पे जाना, वैके मोड है ना, हैविंग फन इन गोवा। समझ में आई बात? इस तरीके से। और कुछ ना कुछ साइड में कुछ प्रोजेक्ट भी ले लेना, थोड़े अच्छे बना लेना, अच्छे बना लो तो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, जहां घूमना है घूमना। अभी के लिए उस सपने को साकार करने के लिए अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो लग जा अच्छे से। चलो बेटा, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। चलो, तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सभी लोग एकदम वापस से फोकस करेंगे इधर। बोल रहा है कंपाउंड है जो कि नायलॉन बनाने में काम आता है। बेकार लाइन है, कोई काम का मतलब नहीं, कोई काम का मतलब नहीं। डब्बा बंद करें और डब्बे में लिखें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। बोल रहा है 43% ऑक्सीजन बाय मास है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 43% दिया, 43.8% दिया हुआ है, ये लिख लें। ठीक है सर, ऑक्सीजन के जो एटम्स है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हैं, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए मॉलिक्यूल में? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए 4। तुझे यहां से तुरंत क्या इंफॉर्मेशन ट्रेस हुई? सर मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 64। ईमानदारी से बताओ यार, ये सवाल कितने लोगों ने कर लिया? जितने लोगों ने सवाल कर लिया ना, इसका मतलब उनका परसेंटेज, मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट एकदम डन है। प्लीज एक बार बता दीजिए चैट के अंदर, हाउ मेनी। ओके, ये आया ग्रीन सिग्नल, केशव गुप्ता जी का ये हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपुल दास ने भी ये कर लिया है, आदित्य ने भी कर लिया है, गुंजन ने कर लिया है, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। गरिमा का भी हो गया है, ठीक है। एक FJRH आ गए, इनका भी हो गया है। सर क्वेश्चन गलत है। नहीं बाबा, नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बहुत बच्चों ने कर लिया था यार, बहुत बढ़िया यार, शानदार, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, लव यू ऑल। ठीक है भाई, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 64। फिर वो बोल रहा है 43.8% है, तो क्या मैं यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं? अच्छा, मोलर मास क्यों निकालना है? क्योंकि आगे पूछा क्या है, पूछा है आस्क्ड क्या है, वो भी लिख लेंगे। आस्क्ड क्या है? आस्क्ड पार्ट है इसके अंदर कि हमें बताओ 2.92 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। वही कहानी, मास दे दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिया। तो तुझे अब ब्रिजिंग समझ में आनी चाहिए, कि सर पूछा क्या है? दिया है मास दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो तुझे ये बात पता है कि ब्रिजिंग कौन करेगा? बेटा इस चैप्टर की ब्रिजिंग एक ही प्राणी करता है, उसका नाम है मोल, उसका नाम है मोल। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ, उसका नाम है मोल। चलो जी हाँ, पढ़ रहे थे, और पढ़ा कौन रहे थे? हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, बिल्कुल पढ़ रहे थे। चलो, नाम है मोल। अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.92 ग्राम, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए तुझे क्या चाहिए? मोलर मास। मोलर मास के लिए पहले इस कंपाउंड का मास तो पता चले, तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 43.8%, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 64,
टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना आ गया नहीं पता, टोटल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो आया वो कितना आया भाई नहीं पता कितना आया, इंटू 100, तो ये हो गया 43.8। ठीक है, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, देख मॉलिक्यूलर मास आ गया, यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ गया 6400 अपॉन 43.8। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, मुझे दिख रहा है कि यार 43.8 का तो भाग देना बहुत भारी काम है, ये तो मैं नहीं करूंगा एग्जाम टाइम में। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा इसको 44 मानते ही मुझे पता है 4 से उड़ जाएगा, ये आएगा 1600 और ये आएगा 11, और जब मैं यहां से भाग दूंगा तो 11 एकम 11 है ना, और 5 जीरो आ गया यहाँ पर, तो 11 चौके 44, 44 हो गए, फिर 6 जीरो आ गया, 6 जीरो आ गया तो 145 आ जाएगा, फिर वापस ठीक है 145 आ जाएगा, और ये 1 हो गया, 5 जीरो गया, 44 आया, 6 जीरो आया, 55 आ गया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, ऐसे करते करते लगभग ये डेटा आएगा मेरा 146, लगभग ये डेटा आएगा 146। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने 146 कैसे प्रेडिक्ट किया भाई, 44 से आता 145 कुछ, तो 43.8 से उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 146 आ गया, तो ये मोलर मास आ गया भाई, मोलर मास आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे अब आप, नेक्स्ट स्टेप में मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास क्या दिया है 2.92, ये कितना है 146, मोल कितने आ गए 0.02 मोल। मेरे हिसाब से तुझे समझ में आ गया होगा, जब मोल इतने हैं तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 0.02 Na होंगे। यही तेरा आंसर है, यही तेरा आंसर है, क्योंकि उसने बोला इन टर्म्स ऑफ Na, और आंसर भी मैं लिख के चला गया था, तो दिस वाज आंसर। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने लोगों ने कर लिया था भाई, कितने लोग करके आए हैं, फटाफट क्लास में आ जाएं और बताएं। करो, हाँ चलेगा, जिसका 0.0198 भी आया है चल जाएगा, गलत नहीं है, सही है। ठीक है बेटा, अगला सवाल, ये कितने लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, उम्दा, लोगों ने आंसर भी लिख दिया यार, एक बार लिख दो जिन लोगों ने कर लिया, जिन लोगों ने कर लिया उसमें लिख दो कार्बन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन क्या आ रहा है, नाइट्रोजन क्या आ रहा है, कार्बन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन क्या आ रहा है, नाइट्रोजन क्या आ रहा है, C3H6N2। जय हो, जय हो जिन लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ठीक है, ठीक है भाई। एक महाशय लिख रहे हैं साइड प्लीज, बेटा साइड तो तब होता, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया, हाँ साइड होना बनता है। ठीक है भाई, मेरे को लगा होमवर्क में दे दिया था और उसमें साइड बोल रहे हैं, साइड हट जाते हैं। हाँ जी, ये मैंने होमवर्क में दिया था, राइट, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे आप लोगों को, तो यहां साइड हटा क्यों रहे हैं जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, C3H6N2 आ गया, जिसका आ गया, बल्लियों उछल रहे हैं वो लोग, मजा आ गया उन लोगों को कि क्या बात है यार, क्या बढ़िया सवाल करके लिए। ये वो सवाल हैं वाकई में, ये वो सवाल हैं जो जेईई मेन लेवल के हैं, यदि आए तो इस तरीके से बन के आएगी चीज, क्लियर, तो बनने चाहिए अपने से, नहीं भी बनते हैं तो दुखी ना हो, जब समझा रहा हूं तो समझ में आ जाए। तो देख लैंग्वेज जो लिखे, एक तो सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी। क्वेश्चन में जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको हम इजीली हमारे दिमाग में बिठा पाए, क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसको एज इट इज बॉक्स में लिखते जाएं, जैसे जैसे लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं, देखना पहला दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, पहला फैक्ट ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या करें हम एक काम करते हैं, सपोज हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है उसको x मान लेते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको x मान लेते हैं, x, तो ये x है, तो कार्बन का क्या आ जाएगा भाई, सर कार्बन का आ जाएगा 6x। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगली लाइन क्या लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। अगली लाइन लिखी हुई है सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1.5 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन को और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो लिखा हुआ है कि ये 1.5 टाइम्स है किसका, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। तो इसमें जो जो तुम्हें आ चुका है वो लिखते जाओ, क्या क्या आ चुका है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 6x, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 6x, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है x,
ये क्या लिखा हुआ है 1.5 इंटू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या आ गया सर, ये आया 7x, इसको मैं लिख देता हूं 3/2, 3/2 लिख सकते हैं ना 1.5 को, इंटू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इंटू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आ गया सर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया 14x/3। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया बेटा? यहां तक ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? बस इसके बाद तो गेम खत्म है। यहां तक कितने को आ गया? जिसने ये लिख लिया होगा वो आगे कर ले गया होगा। और एक जगह और गलती की होगी कुछ लोगों ने, मैं बताऊंगा। आप जिन लोगों ने वो गलती की होगी वो पकड़ भी जाएंगे कि हाँ मैंने ये गलती की थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट? अरे भाई मैं ये नहीं पूछ रहा अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं अभी समझ में आया या नहीं आया? हाँ मैं वापस से समझा रहा हूं। उसने बोला कार्बन जो है ना भाई वो 6 गुना है हाइड्रोजन का, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर 1.5 गुना है नाइट्रोजन के। अब पता कुछ भी नहीं है, ना हाइड्रोजन पता है, ना कार्बन पता है, नाइट्रोजन पता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किसी को मान लिया हमने, हाइड्रोजन को x मान लिया। हाइड्रोजन को x माना, हाइड्रोजन को x माना, तो बेटा कार्बन कितना है, 6 गुना है, तो कार्बन 6x हो गया। कार्बन क्या हो गया, 6x हो गया। समझ में आई या नहीं आई भाई बात? समझ में आई या नहीं आई बात? हाँ सर 6x हो गया। फिर उसने बोला कार्बन और हाइड्रोजन को जब जोड़ोगे, कार्बन और हाइड्रोजन को जब जोड़ोगे तो वो 1.5 गुना आएगा, 1.5 टाइम्स आएगा नाइट्रोजन का। तो कार्बन 6x है, हाइड्रोजन x है, तो 1.5 टाइम है नाइट्रोजन का। तो बेटा यहां से क्या मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जिसको अभी तक समझ में नहीं आया था, जो रिपीट लिख रहा था, वो बोल दो अब हो गया, अब आ गया। उसको इतना लिखना है अब आ गया। अब आ गया मीन्स ठीक है, डन। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे को पता है 4x लिखना भूल गए थे। ठीक है चलो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारे पास स्टेप 1 स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप 1 क्या थी बेटा? सर स्टेप 1 थी पहले कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मास लिखो। तो मास का रेशियो दिया है, ये मत भूलना, ये मास का परसेंटेज है जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मास का रेशियो क्या आ गया सर? कार्बन का था 6x, हाइड्रोजन का था x, नाइट्रोजन का है 14x/3। ये मास का है, इसका डायरेक्ट रेशियो मत ले लेना, नहीं तो फॉर्मूला गलत आएगा। अधिकतर बच्चे जो यहां तक पहुंच गए उन्होंने दूसरी गलती कहां करी, वो इसी का रेशियो निकाल ले गए। बेटा ये मास है, अभी मोल निकाल। स्टेप 2 मोल निकालो। वो कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास से डिवाइड करो, ये 12, ये 1 और ये 14 ही होता है, ये 14 ही होता है। ये हो गया बाई 3 और नीचे 14 से डिवाइड कर दिया आपने। तो जब मोल आपने निकाले ना, तो देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया। जब रेशियो लेंगे तो मोल का रेशियो लेंगे ना, x से x उड़ गया, ये तो खत्म ही हो गया। ये 14 से 14 भी उड़ गया, ये 6/12 1/2 हो गया। तो ये रेशियो आया 1/2, 1/1, 1/3। एलसीएम ले लेना, 6 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 362। 362 मतलब क्या आ गया? मतलब आ गया सर कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2। जिन लोगों को ये आ गया उनके लिए बहुत सारा प्यार। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया था उनके लिए बहुत सारा प्यार बेटा। वो मेहनती लोग हैं, करके आए हैं इस चीज को। तो क्या सर मेरे से नहीं हुआ तो मेहनती नहीं हो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तूने अटेम्प्ट किया है तो तेरे लिए भी बहुत सारा प्यार, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए नहीं है ये चीज। ठीक है चलिए, ठीक है बेटा, लव यू सर, लव यू टू। चलिए, ये कितने लोगों ने कर लिया? फटाफट आंसर देंगे। ये कितने लोगों ने कर लिया? अच्छा, इसको इधर हो जा रहा हूं मैं साइड। जिन लोगों से नहीं हुआ था वो लिख लेना आराम से बाद में। ठीक है, पॉज करके इसका आंसर लिख लेना। हाँ, ये कितने लोगों ने कर लिया था? ये वाला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, आंसर क्या आएगा? सर कैसे पता चला कि ये मास का रेशियो है? बेटा एक स्लाइड जब कल मैं आपको क्लास नोट्स लेके आया था ना, तो उसमें मैंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन जहां पढ़ाया है, यानी पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ाया है, उसमें एक पॉइंट लिखाया था, परसेंटेज दे दे और बोले नहीं मास का है कि मोल का है, तो उसको मास का मानना है। ठीक है, ये तो करके ले आए, ये तो फोड़ फाड़ के लाए, शानदार बेटा, डन, बहुत बढ़िया। सी आंसर आ जाएगा, अधिकतर लोगों ने कर लिया है। तो अगेन क्या दिए इस बार? एटम्स की संख्या दी हुई है। मैंने क्या बोला, जो भी दे दे आप मोल्स का रेशियो निकाल लेना, मोल्स का रेशियो निकाल लेना। तो इस बार कार्बन नहीं, फास्फोरस दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहां मोल निकाल लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? पहले एटम्स दिए हुए हैं। अच्छा, तू चाहे तो एटम्स का भी रेशियो निकाल ले तो भी आंसर आ जाएगा। क्या क्या क्या? एटम्स का तू रेशियो निकाल लेगा ना तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इनका डायरेक्ट रेशियो निकाल ले? हाँ निकाल ले। नहीं सर मैं तो वही बात याद रखूंगा, मोल। हाँ तू मोल निकाल। तो मोल निकालने के लिए तू क्या करेगा बेटा? नीचे Na से डिवाइड करेगा।
तो इसको भी Na से करेगा और इसको भी तो Na से ही डिवाइड करेगा, तो Na तो कट जाना है ना, इसलिए मैं बोल रहा था तू एटम से भी कर सकता है इसको, क्योंकि Na तो अल्टीमेटली कटना है। हाँ सर, पर मेरे से कैलकुलेशन गड़बड़। ऐसी कैलकुलेशन जब भी आए पहले पावर सेम करो। इधर पावर क्या आ रही है, 10 की पावर 21 आ रही है ना, तो या तो इसको भी 21 बना या इसको 20 बना, 21 21 या 20 20, तब काम चलेगा। इसको 21 बना लेते हैं, तो 1 10 इसको दे दो तो ये क्या बन जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 21। इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इन दोनों में छोटा कौन है सर 1.5 है। स्टेप 3 पे आ जाएंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये आ जाएगा 1, 3.75 डिवाइडेड बाय 1.5 ये आ जाएगा 2.5। समझ में आ गई बात? तो रेशियो आ गया 1:2.5 या 1:5/2। 5/2 का वही एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते ये क्या बन जाएगा 2:5, ये क्या कहलाएगा P2O5। ठीक है भाई, ये अधिकतर बच्चे कर लाए थे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं गलती से जेई के जगह नीट में एनरोल हो गए। ऐसे जो बच्चे हैं वो कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे या मेल पे मैसेज कर दें, स्विच कर देंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ जी, हाँ बेटा, जिसका 632 आया है ना, जिसका 632 आया है उसने उल्टा लिख लिया होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इधर उधर कर दिया होगा, तो चेक कर लेना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला और बताओ, ये वाला कितने लोगों ने कर लिया और आंसर क्या था? ये कितने लोगों ने कर लिया और आंसर क्या था? जोश मीटर बढ़ा दीजिए अपना, जोश मीटर बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ था और ये करने के बाद हम हमारे टॉपिक की तरफ मूव कर रहे होंगे। इसका आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं बेटा। मॉड्यूल में B7 B8 सुन लीजिए, B7 B8 मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब वो नहीं करना था। ठीक है, वो मैंने गलती से दे दिया होगा B7 B8, उसको डिस्कस वो अभी नहीं करना था, 1-2 क्लास के बाद बन जाएगा वो। ठीक है, B7 B8 जिससे नहीं हुआ बिल्कुल ना घबराए, अभी पढ़ाया ही नहीं है वो। ओके, लव यू, ओके लव यू। चलिए बेटा, मेटल कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला M2CO3 है, उसमें 48% ऑक्सीजन है। डब्बा बंद भाई, डब्बा बंद। M2CO3 इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो है 48%। M क्या होगा, M को M मान लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M? ठीक है, तो अब इसमें निकाल लो, M की वैल्यू मान लेते हैं X है, X है तो ये क्या हो जाएगा 2X + 12 + 48, यानी टोटल मास क्या हो गया 2X + 60। X किसको माना है मैंने, X किसको माना है मैंने, एटॉमिक मास ऑफ मेटल को X मान लिया। M मान लो, X मान लो, अपना नाम मान लो जो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 48 है, टोटल कितना है 2X + 60 है, इंटू 100 करेंगे कितना परसेंट आ रहा है सर 48% आ रहा है। 48 से 48 उड़ाया, 2X + 60 को 100 के बराबर कर दिया, कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बेसिक कैलकुलेशन। 2X हो गया 40, X आएगा 20, और दौड़ते हुए आंसर टिक करेंगे B, जो आपने कर लिया था, ये अधिकतर बच्चों ने कर लिया था। बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया और आंसर क्या दिया है? ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया और आंसर क्या दिया है? फटाफट सॉल्व करो, फिर शुरू करेंगे हम आज का अपना स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो लेक्चर गलती से नहीं छोड़ना है, उठ के नहीं जाना है, जो जो बातें बताऊंगा सुननी है भाई, क्योंकि वो यदि बीच का लेक्चर अब आपका खत्म तो आगे कहानी खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। यहां पर 1-2 लेक्चर इंपॉर्टेंट थे, कौन से, जहां मैंने मोल के फॉर्मूले पढ़ाए थे। यदि उस लेक्चर में कोई नहीं आया तो बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी। हो सकता है आपने रिकॉर्डेड सुन लिया और वो कवर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आज का लेक्चर भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप गलती से उठ के चले गए, या आपका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है, या आपको नींद आ रही है, या आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, पानी के 4-5 छींटे मारें अपने मुंह पर, जगाएं खुद को, हम एक अच्छा टॉपिक चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका आंसर, उससे पहले इसका आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लोगों ने ये भी कर लिया था। बधाइयां, बधाइयां जी, बधाइयां, उम्दा, शानेदारे, जबरदस्त। ठीक है भाई, डन 3, फोड़ू हो गए हैं आप लोग। हाँ सर, ये हमें एक दिया हुआ है FeSCN3.XH2O, एक खतरनाक चीज होती है ये, है ना।
FeSCN थ्राइस जो होता है ना, FeSCN थ्राइस, इसके बारे में एक और सूचना दे देता हूं, कहीं काम आएगा क्या, आगे हायर क्लासेस में काम आएगा। FeSCN थ्राइस का सॉल्यूशन ले आए ना आप, ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड, खूनी लाल होता है, एकदम खूनी लाल। समझ में आ गई बात? यानी खून का एक तरीके से क्या बोलें अपन, रिप्लेसमेंट करना है, कहीं एक्टिंग उक्टिंग करनी है, ये ब्लड रेड ले आए और ये लगाया, ले लग रहा है अरे बाप रे खून आ गया, तो ये है वो आयरन जो है इसमें, आयरन जो होता है कंटेंट, उसके कारण ये खूनी लाल हो जाता है, ब्लड रेड होता है। ये हो गई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आगे काम आएगी, ठीक है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या दिया है देखो, अच्छा बोल रहा है कि बताइए FeSCN थ्राइस पूरा का पूरा 81% है। वाओ, इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ FeSCN थ्राइस हमें दिया हुआ है, यानी पूरा दिया है ना, आयरन ना सल्फर ना कार्बन, बोल रहा है पूरा का पूरा 81% है। कैसे करेंगे इसको करेंगे मास ऑफ FeSCN थ्राइस, मास ऑफ FeSCN थ्राइस डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी टोटल में क्या आ गया, टोटल में पूरा आ गया, मास ऑफ FeSCN थ्राइस डॉट H2O, यही तो बोलेंगे बेटा, यही तो बोलेंगे, इनटू 100, ये दिया हुआ है तुझे 81%, बस खत्म हो गया। कैसे, इसमें तो भाई बहुत करना ही नहीं था, यहां बोल दिया FeSCN3 का 230 होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई 230, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 230, तो ये हो ही गया, पानी का होता है 18, और 18 पानी है, तो 230 प्लस 18x, ये 30 है भाई, 80 मत पढ़ लेना, 30 है, 230 अपॉन 230 प्लस 18x गुणा 100 बराबर 81। अब मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको कर लेना, मुश्किल नहीं है, x का जो वैल्यू ऐसे सॉल्व करोगे वो 3 आएगा। कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ फेक ब्लड होता है एक तरीके से FeSCN थ्राइस, ठीक है। चलिए, खून की बातें हो गई, सारी बातें हो गई, अब चलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री एनालिसिस। एक देखो, मैं हर चैप्टर में एक तो स्टार पॉइंट जब कुछ कर रहा होता हूं तो इसका मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस पे जाने से पहले एक और काम कर लेता हूं मैं, हो सकता है जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको एक चीज और बोल देता हूं उस स्लाइड पे जाने से पहले, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको समस्या ना आए। उनको एक बात और बोल देना चाहता हूं कि बेटा तुझे ना घबराना नहीं है, तुझे यहाँ 3 फॉर्मूले दे रहा हूं, तू चाहे आज ही ज्वाइन किया है, उन 3 फॉर्मूलों को तुझे याद कर ले, तो आगे की पूरी कहानी तेरी पिक्चर क्लियर है। आगे के सवाल हम पैरेलल करते जाएंगे, बीच बीच में तू रिकॉर्डिंग सुन के पीछे के लेक्चर करते रहना। 3 फॉर्मूले कौन से हैं ये मेरे बालक फटाफट बताएंगे। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, मैं ये जो बना रहा हूं ना, ये भी कोई 5वीं बार बना रहा हूं। कौन से 3 फॉर्मूले हैं, इसको हम वाई मैप बोलते थे। जब भी तुझे नंबर ऑफ एटम्स दे दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, तो इससे भी मोल निकाल सकते हैं, मास से भी मोल निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम दे दे एसटीपी पे तो उससे भी मोल निकाल सकते हैं। ये मैंने इन बालकों को, इन मेरे द्रोणा वॉरियर्स को, ये द्रोणाचार्य से पढ़ने वालों को मैंने ये बता दिया है। इन बालकों ने मुझे बता दिया है कि ठीक है सर, ये फॉर्मूला जो होता है कैसा आता है, मोल का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर, जिसको हम बोलते हैं Na। जो बच्चे नए आए हैं वो इतना भी याद रखे कि ये Na कुछ नहीं होता, Na एक संख्या का नाम है और उस संख्या की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये Na होता है जी, इससे नहीं घबराना। क्लियर? तो कल को तुझे मोल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना पड़ जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे किससे, Na से। नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करेगा मेरे भाई किससे, सर Na से डिवाइड कर देंगे। तो यानी मोल जब भी निकालने हैं तो डिवाइड करना होता है। ये 3 फॉर्मूले एकदम जबरदस्त चीज है, ये सभी को याद है, ये सभी को याद है, ये सभी को याद है। जिन लोगों का वाई मैप डन है वो लिख दे वाई मैप फोड़ दिया, या वाई मैप डन, या वाई मैप आता है, ठीक है। हाँ, वाई मैप का मतलब ये वाई जो बन गया। अब देख, मोल दिया हुआ है और पार्टिकल पूछ लिया, तो मोल को Na से गुणा कर देंगे, यानी मोल से दूर जब भी जाएगा तो गुणा करेगा। मोल निकालने हैं तो जो भी दिया है उसको डिवाइड करेगा, मोल से कुछ भी निकालना है मोल को गुणा करेगा। समझ में आई बात? इधर मास की बात करें तो मास से मोल निकालना है। देख, मोल निकालना है तो ये रट ले, मोल जब निकालना है डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से करना है, क्योंकि मास है तो मास जैसी टर्म आएगी मोलर मास, और मोल से मास पे जाना है, मोल से जब भी दूर जाएंगे गुणा करेंगे किससे, मोलर मास से।
वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी जो होता है इसमें 22.4 का फैक्टर होता है। वॉल्यूम से मोल निकालने हैं, 22.4 का भाग दे दो किस में, वॉल्यूम में। मोल से वॉल्यूम पे जाना है, गुणा कर दो 22.4 से। ये तीन चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ये तीन चीजें यदि आती है तो आगे की कहानी सभी को क्लियर है। भाई साहब मैंने इन बच्चों को कैसे सिखाई है ना ये तीन बातें, ये मैं ही जानता हूं। लेकिन उसके बाद जो ये फोड़ते चले गए हैं, सवाल बनाते चले गए हैं, वो कहानी अलग है। मोल के बाद तुमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा, परसेंटेज से एम्पिरिकल कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, और अब मोल की अगली एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री। चल अब सुन, मैं भी पानी पी लेता हूं, तेरे पास भी पानी की बोतल है तो पानी पी ले, है ना। ये दिमाग में रखते हुए कि अगले 45 मिनट वाकई में बहुत काम के होने वाले हैं। जिन लोगों को आज का मेथड समझ में आ जाएगा, आगे के लेक्चर्स में बिल्कुल भी दिक्कत आएगी नहीं। ऐसा मक्खन होगा कि मजा आने वाला है। क्लियर? चलो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए जी, हम चैप्टर के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां इस चैप्टर की कोर जो है बन चुकी होती है, बैकबोन बन चुकी होती है। अब हाथ पैर बॉडी ये सब बनना चालू हो गई है। थोड़े दिनों बाद आपके सामने मोल चैप्टर रूपी इंसान खड़ा होगा पूरा, और जहां आपको पता होगा अच्छा मुझे बस इसका हाथ वाला पार्ट की एक उंगली रह रही है छोटी सी, वो रिवाइज करनी है। उस तरीके से सर बैकबोन बन गई। बैकबोन कैसे बन गई? ये दिख रही है, ये पीछे जो खड़ी हुई है यही बैकबोन है, यही रीढ़ की हड्डी है। यदि ये आता है तो ये बाकी चीजें हम कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये जो खतरनाक से नाम दिए हुए हैं ये डराने के हैं। नाम जो है वो डराने वाला है, काम डराने वाला नहीं है। लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस। आप लोगों ने पढ़े होंगे 9th-10th के अंदर। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट रिएक्शन के आगे जो लगे होते हैं। क्या मतलब है इसका, क्यों लिखा है? और क्वांटिटेटिव रिलेशन, ये भारी भारी हेडिंग डाल दी, पता नहीं क्या लिख रहा है सर। कुछ नहीं है, इसका मतलब इतना सा है, एक रिएक्शन के अंदर मान लो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, C+O2 और CO2 बन गया, और मुझे सवाल में दिया हुआ है कि कार्बन का वेट इतना है, तो बताओ CO2 कितना बनेगा, या ऑक्सीजन का वेट इतना है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक से दूसरा मास निकाल रहे हैं, रिएक्शन के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो रिएक्टेंट का क्या मास आया होगा, क्या वॉल्यूम आया होगा, क्या मोल आया होगा, वो निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? इट इज रेसिपी ऑफ केमिस्ट्री, रिएक्शंस की रेसिपी है। ठीक है, कैसे? एक तो ये दो ग्रीक शब्दों से आते हैं, ये जो यूनानी लोग थे, ग्रीक वर्ड्स जो होते हैं वहां से उठ के आई थी ये चीजें। तो ग्रीक वर्ड्स दो होते हैं, एक स्टोइकियोन और एक मेट्रॉन। क्या ये काम का है? नहीं है, काम का नहीं है। इसका मतलब है एलिमेंट, ये मेजर, तो बोल रहा है इसका मतलब है हम एलिमेंट्स को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया है। सही मायनों में ये भी मैंने लिख दिया कि मेजर ऑफ एलिमेंट्स, इट टेल्स अस एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ एलिमेंट ए वी नीड टू रिएक्ट विद एलिमेंट ऑफ बी। यानी एक रिएक्शन के अंदर दो दो चीजें जब रिएक्ट कर रही होगी तो एक का कितना मास दूसरे के कितने मास के साथ जुड़ना चाहिए, एक का कितना मास दूसरे के कितने वॉल्यूम के साथ जुड़ना चाहिए, एक का कितना मोल दूसरे के कितने वॉल्यूम के साथ जुड़ना चाहिए, मास के साथ जुड़ना चाहिए। यानी दो चीजें किस मात्रा में जुड़नी चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए, या प्रोडक्ट की मात्रा दे दे, प्रोडक्ट का अमाउंट दे दे तो रिएक्टेंट कितना लिया होगा यह पता कर ले जाए। इस कहानी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। जिनको स्टोइकियोमेट्री की बात समझ में आई, डेफिनेशन क्लियर हुई, वो लिख दें स्टोइक, मतलब स्टोइकियोमेट्री तो ना लिखें, बहुत बड़ा है, इतना लिख दे सॉर्टेड, इतना लिख दे सॉर्टेड। सॉर्टेड में मैं मान जाऊंगा कि हाँ स्टोइकियोमेट्री की मतलब समझ में आ गया कि क्या मतलब है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है एक रिएक्शन के अंदर कोई एक अमाउंट दिया हुआ। हाँ भाई, बैलेंसिंग का राज आएगा यहां पर, बिल्कुल सही बात है, उसका काम आएगा यहां पर। बहुत बढ़िया, शानदार, पकड़ गए। ठीक है, सॉर्टेड 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 सॉर्टेड। ठीक है भाई, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो बाल नहीं समझ पाए। दुनिया भर की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। जैसे मान ले एक रिएक्शन में बोलता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है। मैंने बोला बेटा मेरे पास 50 ग्राम नाइट्रोजन है तो बता कितना अमोनिया बनेगा। ये स्टोइकियोमेट्री है, यही स्टोइकियोमेट्री है। यानी एक का अमाउंट दे दे, दूसरे का पूछ ले। उल्टा भी पूछ सकता है, मुझे 100 ग्राम अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन कितना लेना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्री है। समझ में आ गई बात?
यानी स्टोइकियोमेट्री क्या है, तुझे कॉपी में ये लिख लिया तो भी ठीक है, घबराना नहीं है। एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन ये है, इट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स। कौन से अमाउंट? हो सकता है मास पूछे, हो सकता है मोल पूछे, हो सकता है वॉल्यूम पूछे। किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। कोई भी अमाउंट आपसे पूछ सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन के अंदर मक्खन ये बात समझ में आई? यानी एक रिएक्शन दी हुई हो बेटा, जो रिपीट बोल रहे हैं वो ये है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा था मैं। एक रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होती है रिएक्टेंट, ये तो पता है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। नहीं सर बर्बाद प्राणी है, नहीं बर्बाद नहीं हो भाई। रिएक्शन में जिस चीज से मसाला बनता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो मसाला आप बना रहे हैं वो होता है प्रोडक्ट। यानी आपके लेफ्ट साइड पे रिएक्शन में जो लिखा हुआ दिखे वो रिएक्टेंट है, आपके राइट साइड पे जो बन जाता है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी एक की वैल्यू देके दूसरे की पूछ ले, इस रिलेशन को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। मक्खन, चलिए जी मक्खन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये बोल रहे हैं नॉन निगोशिएबल स्टेप। नॉन निगोशिएबल स्टेप क्या है सर? नॉन निगोशिएबल का मतलब समझाओ पहले। नॉन निगोशिएबल मतलब इस स्टेप के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तेरे को नॉन निगोशिएबल नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है? किसी भी रिएक्शन में जाने से पहले, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। यानी अब से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टोइकियोमेट्री का, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, यहां तो मैं स्टार बना ही दे रहा हूं भाई हाथ से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। मैं सिखाऊंगा अभी कैसे बैलेंस करते हैं। मुझे पता है कि आप 10th में बहुत बैलेंस करके आए हैं। ठीक है बेटा, हाँ चलो आगे बढ़ूं। हाँ, आई नो सॉर्टेड, बटर मक्खन सब सॉर्टेड। ठीक है, हम अनबर्बाद हैं सर, यस, और हम अनबर्बाद में हैं सर। ठीक है, चलिए जी, चलिए। अब देखो, इसको समझना, मेरी बात को समझना, इस इंपॉर्टेंट एग्जांपल को समझना। ठीक है बेटा, एक कार का मैंने एग्जांपल लिया है कि कार को यदि हमें बनाना हो, एक गाड़ी बनानी है सर। ओके, गाड़ी बना दीजिए सर। ये इतनी गंदी सी गाड़ी, हाँ भाई ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं मेरी, मान लेते हैं कि ऐसी कोई इतनी शक्ति, हाँ यहाँ आ गया, ये आया इस तरीके से, ये आपकी कोई गाड़ी बन गई है। खतरनाक गाड़ी बना दी सर आपने, ये गाड़ी बनाई है आपने, हाँ बना दी। यहाँ कोई टायर टूयर होंगे इसके, एक साइड पीछे वाली साइड भी होगी, मैंने तो इधर वाली साइड बना दी। ठीक है सर, कौन सी गाड़ी है? जो भी गाड़ी रही होगी, है ना, जो भी गाड़ी रही होगी बना दी। इसके अंदर क्या होगा सर? ये एक ये बॉडी बन गई, 4 पहिए होंगे सर, हमें तो 2 ही दिख रहे हैं। नहीं, 2 पीछे की तरफ भी हैं, 2 उधर भी हैं, 2 उधर भी हैं, कहीं पीछे की तरफ दिख रहे होंगे, ये चक्र काट दिए तूने। 2 इधर भी होंगे, कहीं दिख रहे होंगे, ये काट दिए तूने। ठीक है भाई, 4 पहिए चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, और यहाँ 2 बल्ब भी चाहिए। बल्ब, ये गाड़ी आगे जा रही है, इधर मूव कर रही है, 2 हेडलाइट भी चाहिए। क्लियर? ध्यान से समझना। हाँ, BMW, ठीक है, जो आपको लगे वो, है ना। चलो, इंजन गॉन, हाँ ठीक है भाई, मेरी बात समझना, बातों को समझना, इंजन गॉन नहीं। हाँ, पता नहीं कितने पार्ट चाहिए, पर मान ले मेरे को ये 3 चीजें दे दी कि 1 बॉडी प्लस 4 व्हील्स दिए, 2 हेडलाइट दिए, तो एक कार का कंस्ट्रक्शन हो सकता है इन चीजों से। कई पापी बोलेंगे सर इंजन नहीं है, सर इसमें स्टीयरिंग नहीं है। बेकार की बातें नहीं करनी है, जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझे कि मेरे पास ये 3 चीजें हैं, तो इन चीजों से मिलकर एक कार में ही आ सकते हैं ये वाले पार्ट्स काम। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? ठीक है, यानी ध्यान से सुनेंगे। बॉडी समझ गए, कार की एक बॉडी आ गई, 4 पहिए आ गए, 2 हेडलाइट आ गई, तो एक कार बन जाएगी। यानी मुझे कोई भी चीज बनानी है, कार बनानी है, तो इनका एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए ना यार। बॉडी 1 चाहिए तो पहिए 4 ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, कार की बॉडी ले आए, सर पहिए 2 ही है मेरे पास, क्या आप कार बना सकते हैं? नहीं बनेगी। समझ में आई बात? इसका क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन में क्या मतलब है? कोई प्रोडक्ट यदि आपको बनाना है डिफरेंट रिएक्टेंट से, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, हाँ आ रहे हैं उस पर, डिफरेंट रिएक्टेंट से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उनका एक पर्टिकुलर रेशियो लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हम नहीं सर, 1 बॉडी 3 पहिया 2 हेडलाइट बन जाएगी, पर वो बनने वाला ऑटो होगा। हाँ एग्जैक्टली, तूने स्टोइकियोमेट्री बदली तो हो सकता है जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाए। जैसे कोई लिख रहा है नैनो बन गई, तो हाँ बन सकता है। समझ में आई बात? जो भी बन गई। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और वो नंबर तभी आपको पता होगा जब आपको बैलेंसिंग आती है। ये बात समझ में आई?
समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनना, अगला सवाल क्या है, यहां से आपके 10वीं का ज्ञान चालू हो गया और ये अब आप फटाफट जवाब देंगे और इसका यदि जवाब देते जाएंगे तो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। देखना कैसे, उसने बोला एक फैक्ट्री है जो 400 पहिए बनाती है, तो बताओ ये कितने कार बना सकती है, कितनी कार बना सकती है। अब फैक्ट्री 400 पहिए बना रही है तो कोई और फैक्ट्री बॉडी भी बना रही होगी, हेडलाइट भी बना रही होगी, पर ये जो फैक्ट्री है ये कितने कारों के लिए काम कर रही है? 400 पहिए बना रही है तो कितने कारों के लिए कर रही है, फटाफट बताओ। बोल रहा है 0 सर, क्योंकि अरे नहीं भाई, हेडलाइट वाला हेडलाइट बना रहा है ना, बॉडी वाला बॉडी भी बना रहा है, मैं तो केवल इस फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बन रहे हैं ना। तो आपसे बोला कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो 400 पहिए बना रही है, तो ये पहिए कितने कार्स बना सकते हैं? 100 कार। 100 कार बना सकते हैं ना। कैसे लिखा आपने यूनिटरी मेथड ही तो लगाया, अब यही यूनिटरी मेथड लगवाऊंगा और वहां बेहोश मत होना। कैसे? आपने बोला सर 4 पहिए से बनती है एक कार, 4 पहिए से बनती है एक कार। सर एक पहिए से कितनी बनेगी? अरे एक पहिए का मतलब 1/4 होगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो 400 पहियों से कितनी होगी? 400 पहियों से कितनी होगी सर? 1/4 गुणा 400, सर 100 कार। यानी आपने डिवाइड किया ना, डिवाइड ही तो किया भाई, डिवाइड ही किया ना। अब बस अभी समझा रहा हूं, आ रहा हूं मैं इसी चीज पे आ रहा हूं वापस। मान ले फटाफट बताना, मेरा जवाब सही देना। 300 पहिए होते तो 300 पहिए होते तो 300 होते तो 300 होते तो 300 होते तो इफ देर आर 300 व्हील्स तो क्या करेगा? इफ देर आर 300 व्हील्स तो क्या करेगा? ये अपनी आई 1 बॉडी 4 व्हील्स प्लस 2 हेडलाइट, तो एक कार आ रही थी, एक कार आ रही थी। ठीक है बेटा, 2-4 सवाल लिख रहा हूं, उनका जवाब देगा फटाफट। पहला मैंने बोला 300 व्हील्स है तो कितनी कार होंगी, नंबर ऑफ कार क्या आएगा? ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं 16 कार्स बनानी है, तो बताइए नंबर ऑफ व्हील्स कितने चाहिए, है ना? फटाफट बताओ यार, फटाफट। ठीक है बेटा, एकदम सही है। अब आप सोचेंगे सर ये इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अभी समझाऊंगा। रिएक्शंस में आते आते लोग लोटपोट होना चालू हो जाएंगे इसके ऊपर। मैंने उल्टा सीधा दोनों चीजें आपसे पूछ ली है। तीसरा मैंने बोला कि मेरे पास मान लो 18 हेडलाइट है, 18 हेडलाइट है, 18 हेडलाइट है, तो मुझे नंबर ऑफ व्हील्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ व्हील्स कितने चाहिए होंगे? एक फैक्ट्री है जो हेडलाइट बना रही है, दूसरी फैक्ट्री है जो पहिए बना रही है। हेडलाइट वाली ने बोला कि मेरे पास 18 हेडलाइट है, तो मुझे पहिए बताओ कितने दे सकते हो आप। तो पहले हेडलाइट से हम ये तो दिमाग लगाएंगे ना, कार कितनी बनेगी। ठीक है भाई, एकदम सही है। अब देख फटाफट आंसर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर हमें पता है। अब देखना इसको कैसे सोचा आपने। सर 4 व्हील से बनती है एक कार, 4 व्हील से बनती है एक कार। 1 से कितनी बनेगी? 1/4। 300 से कितनी बनेगी? 300/4। यही था ना? आपका आंसर आ गया 75 कार। ठीक है। अगली बार क्या किया, कार दे दी और आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ व्हील्स बताओ। तो अब आपने क्या किया, इसको मैं यहां ब्लॉक कर दे रहा हूं, ये तो ये वाला सवाल हो गया। अब अगले वाले को मैं कलर बदल दे रहा हूं। यहां अब तू उल्टा लिख रहा है। अब तुझे किससे जाना है? कार से जाना है व्हील पे, कार से जाना है व्हील पे। तू क्या लिखेगा? एक कार के लिए कितने चाहिए? 4 व्हील। एक कार के लिए कितने चाहिए? 4 व्हील। तो बताइए 16 कार के लिए कितने चाहिए होंगे? तो तू लिखेगा सर 16 × 4 64 व्हील्स। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगले वाले का जवाब दे दो। अब 18 हेडलाइट है तो बताओ नंबर ऑफ व्हील कितने चाहिए होंगे। 18 हेडलाइट है तो नंबर ऑफ व्हील कितने चाहिए होंगे, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देख सुन मेरी बात, इसको सोचने के 2 तरीके हैं। या तो आपने सोचा होगा 18 हेडलाइट है ना तो 9 कार बनेंगी, 9 कार बनेंगी, और 9 कार बनेंगी तो 9 × 4 36 पहिए लगेंगे। दूसरा मैं ये भी तो लिख सकता था मैं कि सर कार का, ध्यान से सुनना सर, हेडलाइट का और पहियों का भी तो एक रेशियो है, हेडलाइट का और पहियों का भी तो एक रेशियो है। हाँ है। कैसे? तो अपन क्या बोलते हैं इसको, सर 2 हेडलाइट दी हुई है, HL मतलब 2 हेडलाइट दी हुई है, तो पहिए कितने चाहिए? 4।
पहिए कितने चाहिए, 4। कैसे पता चला, यहां से पता चल रहा है, हेडलाइट और पहियों का ये रिलेशन है। तो एक हेडलाइट है तो हाँ, 2 हेडलाइट पे 4 पहिए चाहिए होते हैं। समझ में आ गई बात। तो एक हेडलाइट पे कितने चाहिए होंगे, 4/2, 2 पहिए चाहिए होंगे, यानी दुगने चाहिए होते हैं। तो हमारे पास 18 हेडलाइट दी हुई है तो 36 पहिए चाहिए। क्या ये यूनिटरी मेथड सभी को आता है? बस सिंपल सी बात बता दो, हाँ सर ये आता है। यदि ये आता है ना तो स्टोइकियोमेट्री आती है। अब मैं बताऊंगा कैसे आती है, बस मुझे इतना जवाब दे दो, यस ये आता है, यस ये आता है, ये लिखना है आपको बस इतना लिखना है, यस ये आता है। बस अपन अगले उस पर लैंड कर जाएंगे और लैंड करते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी हमें 2 चीजों का रेशियो दिया हुआ और एक की वैल्यू दी हो तो दूसरे निकाल लेंगे। आता है? चल आगे बढ़ जाऊं? चल ठीक है बेटा, अब सुनना इसका क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। एक एक बात बता रहा हूं। ये दिया हुआ है N2 3H2 2NH3। ध्यान से सुनेंगे आप, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी, इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हेबर, डरना नहीं है। केमिकल रिएक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसका क्या मतलब होता है। तो बेटा यहां जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। ये वैसा ही रेशियो है जैसे कार में हेडलाइट का, ये बॉडी का, व्हील का और हेडलाइट का 1:4:2 था। वैसे ही यहां हमें अब अमोनिया बनाना है। तो अमोनिया में क्या होता है कि 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और 2 अमोनिया, ये दिया हुआ है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि बताओ ये 1:3:2 जो है, ये मोल का रेशियो है कि मास का रेशियो है? ये आपके अकॉर्डिंग मोल का रेशियो होना चाहिए कि मास का रेशियो होना चाहिए? फटाफट बताएंगे ये रेशियो किसका होता है? ये किस चीज का रेशियो होता है 1:3:2? ये किसका रेशियो होना चाहिए? जवाब। मास का रेशियो कि मोल का? मोल का, मास का नहीं। अभी बताऊंगा मास का क्यों नहीं। देख मान ले मैं मास बोल देता हूं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी चीज। मोल में मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और 2 मोल अमोनिया बना रही है। यही है इसका मतलब। इसको ऐसे रीड करना आना चाहिए तुझे। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 2 मोल अमोनिया बना रही है। ये तुझे अच्छे से रीड करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब ध्यान से सुन, मास का रेशियो क्यों नहीं होता? मान ले मैं बोल दूं 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़कर 2 ग्राम अमोनिया बना रही है, तो यह गलत है। ये क्यों गलत है? इसको गलत लिखना, पहले लिखना भी और फिर इसको ऐसे काट भी लेना कि नहीं ये गलत है, मास का रेशियो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्टेंट में तूने क्या लिया? 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो टोटल रिएक्टेंट क्या लिया? 4 ग्राम। और अमोनिया कितना बना रहा है? 2 ग्राम। क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फेल हो गया, इसलिए मास का रेशियो नहीं लेते। ये बात समझ में आई क्या बेटा? हाँ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करें? मास से कैसे लिखें? बेटा पहले मोल निकाल रखा है ना, मोल से मास निकाल ले। 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन का मास होगा सर 28 ग्राम। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन का मास क्या होगा? सर 3 मोल का होगा। अब देख, मास निकालना है ना, मोल से मास निकालना है, तो 3 × 2 6 ग्राम। और 2 मोल का क्या होगा? 2 × इसका मोलर मास होगा 14 और 3 17 34 ग्राम। और देख, जब मैं मोल का रेशियो लेके चला तो 28 और 6 34 और इधर भी 34। तो यानी मोल के रेशियो में रिएक्शन करानी है हमेशा, मास के रेशियो में नहीं। मास दिया भी है तो पहले मोल निकाल लो। समझ में आ गई बात? यानी रिएक्शन हमेशा मोल्स के रेशियो में होती है। और जहां तूने मोल्स का रेशियो कर दिया वहां मास अपने आप कंजर्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां पर। ठीक है, चल एक अलग स्लाइड लेके समझा दे रहा हूं इसको। नहीं पता लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? अरे कुछ भी नहीं है, नाम तो पता है, मास कंजर्व रहना चाहिए, ये लॉ ऑफ मास कंजर्व है। यानी जितना तूने टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्टेंट डाले हैं
तो फाइनली जब रिएक्शन हो गई तो तूने 100 ग्राम डाला तो 100 ग्राम उसके अंदर रहना चाहिए, बंद डब्बे के। ऐसा नहीं गैस उड़ गई और फिर बोल रहे हैं सर ये तो 50 ही बचा। नहीं, बंद डब्बे के अंदर आपने जितने रिएक्टेंट डाले हैं, रिएक्शन खत्म होने के बाद टोटल मास भी उतना ही बचा रहना चाहिए। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। ये बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आ गई? हाँ, रिपीट कर रहा हूं मेरे लाला, ये बात समझ में आई? ठीक है, लिखना है क्या सर? जो लिखना है वो लिखाऊंगा भी, इसको मत लिख, जो लिखना है वो भी लिखाऊंगा। ठीक है, मैं आता हूं एक बार इस स्लाइड पे, यहां से प्लस करके आता हूं और समझ में आ जाएगी। देख मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं ये N2 है प्लस ये 3H2 है, ये 2NH3 है। ये कहां से लिखा? ये मैंने रिएक्शन बैलेंस करी। कैसे करी देखेंगे, भी बैलेंस करना सीखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं इसको मोल के रेशियो में ले सकता हूं। जी हाँ, मैं मोल के रेशियो में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ये 1 मोल है तो ये 3 मोल होना चाहिए और ये मेरे पास 2 मोल होना चाहिए। ये चल जाएगा, ये रेशियो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1:3:2 का क्या मतलब है? ये मोल के रेशियो हैं, ये मोल के रेशियो नहीं है। सॉरी, ये मोल के रेशियो, मास के रेशियो नहीं है। क्लियर? ये मोल का रेशियो है, मास का रेशियो नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब मैं सर इसको मास के रेशियो में लूं तो क्या मैं इसको ये लिख दूं 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम? तो मैं बोल रहा हूं नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 और 3 4 होता है, तुम 2 ही बना रहे हो, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए कभी भी रेशियो मास का नहीं होता। तो ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि रिएक्टेंट इस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट इस रेशियो में बन रहा है। क्लियर? क्लियर? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो सर मास निकालना हो तो फिर मैं क्या करूं? पहले मोल ही लिखें, फिर सही वाला मास मोल से निकालें। कैसे? कैसे कि ये 1 मोल है ना, तो 1 मोल का मास कैसे निकालेंगे? अब इसमें एक बात हमेशा रट लो, मास से मोल से मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, तो मास निकाल लेंगे। यही तो करते हैं। तो यहां पर मास क्या आ जाएगा? 1 मोल का मास आएगा 28 ग्राम, सही है। 3 मोल का मास कितना आएगा? 3 मोल का मास कितना आएगा? 3 मोल। H2 का मास क्या होता है? H2 का मास क्या होता है? 2, 3 इंटू 2 6 ग्राम होता है। और इधर NH3 लेना है, NH3 कितना? 2 मोल का लेना है ना, तो 2 इंटू 17 34 ग्राम होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब तू पहले मोल का रेशियो लिखेगा और फिर मास निकालेगा तो चीजें सही जाएंगी, क्योंकि 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करेगा, 34 ग्राम ही बनेगा। ये समझ गया बेटा? ये समझा? ये समझ गया क्या? हेलो, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मुझे पता है तो थोड़ा सा घबरा रहा है, थोड़ा सा डरा हुआ है, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहीं मेरा छूट ना जाए। कुछ नहीं छूटेगा, घबरा मत। डीप ब्रीदिंग है ना, डीप ब्रीदिंग कर। सिंपल सी बात समझाने जा रहा हूं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से सुन। अब मोल आ गया, मोल से मास निकाल लिया। ठीक है बेटा, एक बात बता, मोल से क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन भी लिख सकता हूं? हाँ सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आएगा? मैं मॉलिक्यूल्स की भाषा में भी इसको बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो भी सही कहलाएगा। यह बात भी बिल्कुल सही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है? मोल के। तो जो मोल का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। ये बात समझ में आया या नहीं? ये बात समझ में आया या नहीं आया? भाई 17 ग्राम क्यों? अरे यार बालको, यार तुम लोग ना मोलर मास निकालना यार, ये चीज ना अब IIT की तैयारी कर रहे हो तुम। बार बार मैं ये सिखाऊंगा, N 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है और 14 और 3 17 होते हैं। ये चीज सीखेंगे। अब हमने 10 लेक्चर इसी में बिता दिए कि मोलर मास कैसे निकालना होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ गया? ये 1 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? क्लियर? मक्खन? हाँ जी मक्खन। ठीक है बेटा। अब मान ले मैंने बोला वॉल्यूम एट एसटीपी लिखो, वॉल्यूम एट एसटीपी लिखो, तो तू क्या लिखेगा? तू क्या लिखेगा? सर वॉल्यूम एट एसटीपी लिखो तो 1 मोल क्या हो गया? 22.4 लीटर। यानी इसका 22.4 लीटर इस 3 इंटू 22.4 लीटर के साथ, भाई यहां से मोल से वॉल्यूम निकालेंगे ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मोल इंटू 22.4 कितना बनाएगा? 2 इंटू 22.4 लीटर बनाएगा। ये इस रिएक्शन को पढ़ने के तरीके हैं। तो यानी ये रेशियो किस किस का होता है? ये मोल का भी होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी होता है, ये वॉल्यूम का भी होता है, पर ये मास का रेशियो नहीं होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीनों रेशियो समझ में आ गए तो एक बार बोल दें, तीनों डन।
तीनों बातें समझ में आ गई तो एक बार लिख दें, तीनों डन। फिर मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। मैं बेटा चाहे तू बिलो एवरेज है, चाहे तू एवरेज है, चाहे तू ब्राइट है, मैं हर किसी के लिए सोच के चल रहा हूँ कि किसी भी बालक को ये चीज़ मिस ना हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तेरे को नहीं आ रही है तो यहाँ लिख दे, मैं फिर से बता दूंगा। भले ही मैं गुस्सा हूँ, भले ही मैं जैसा भी हूँ, लेकिन तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये मेरा मेन पर्पज़ है। तो ये बात समझ में आ गया, लिख दे तीनों डन, तीनों डन, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। तीनों डन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं यही तो लिखाना चाह रहा था। अब आपने यदि ये लिख लिया, देख ये लिख लिया तूने, तो तेरे को अगली स्लाइड नहीं लिखनी। समझ में आ गई बात? दोनों एक ही बात बताना चाह रहा हूं। तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा 1 × 22.4। ये कितना आ जाएगा? 3 × 22.4। ये कितना आ जाएगा? 2 × 22.4, क्योंकि मोल 132 है। मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? एक मोल में कितने होते हैं? Na मॉलिक्यूल। 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3Na मॉलिक्यूल। 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2Na मॉलिक्यूल। तो रेशियो तो मॉलिक्यूल्स का अभी भी वही आया ना। अच्छा, मैं Na लिखूं या 3Na लिखूं, 2Na लिखूं, रेशियो तो इनका 1:3:2 ही है ना। तो ये रेशियो तीन चीजों का रेशियो है, या तो मोल का रेशियो है, या वॉल्यूम का रेशियो है, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो। ये बात बताइए, ठीक है बेटा? ठीक है, चलो अब सुन आगे। अब स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन चेक करो बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन चेक करो बैलेंस है या नहीं। बैलेंस है या नहीं। इफ नॉट देन बैलेंस इट फर्स्ट। देन बैलेंस इट फर्स्ट। बैलेंस इट फर्स्ट। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, बताओ ये बैलेंस है या नहीं है। बताओ ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंसिंग का तरीका भी बता रहा हूं, बैलेंसिंग का तरीका भी बता रहा हूं। इस टाइप की रिएक्शन तो बहुत आसान होती है। बैलेंसिंग में आपको क्या पकड़ना है? वो एलिमेंट ढूंढने हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझना। वो एलिमेंट ढूंढने हैं जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो रिएक्टेंट में भी एक तरफ एक ही जगह आ रहे हैं, प्रोडक्ट में भी एक ही जगह आ रहे हैं, दो जगह नहीं आ रहे। ये जो मैंने अभी बात बोली है, ये जिसको समझ नहीं आई वो थोड़े से देर बाद एग्जांपल्स में आ जाएगी। यानी आप सबसे पहले किन को बैलेंस करेंगे? जो एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आई ये बात? हाँ, ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? क्या नाइट्रोजन कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं, नाइट्रोजन बेचारा इधर भी एक ही जगह आ रहा है, नाइट्रोजन इधर भी एक ही जगह आ रहा है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो। यहां 2 एटम है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 कर दो। क्या N बैलेंस हो गया? जी हाँ, हो गया। अब H को बैलेंस कर लो। तो ये तो सिंपल है, यहां 2 × 3 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। हो गया बैलेंस, 1 3 2 आ गया। ठीक है बेटा, ये तो एक सिंपल चीज थी। मैंने ये सोचा, कोई नहीं कराता ये काम, मैं बता दूं आपको, आप जहां भी पढ़ रहे हैं कोई ये काम नहीं कराता कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपको यहां पढ़ा के ले जाए। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो पहली स्टेप है वहीं पर यदि आप बेहोश हो गए तो आगे तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक की बैलेंसिंग करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सा भाग लेते हैं, एक बार बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट। जैसे पानी के फॉर्मेशन की रिएक्शन का बैलेंस करो। आपको कैसे जवाब देने हैं? आपको कोफिशिएंट लिखने, कॉमा लगा के। जैसे आपका आंसर आ रहा है 2 1 3, तो 2, 1, 3। बताइए, पहले वाले को बताइए, फटाफट करो। वाटर फॉर्मेशन बैलेंस कीजिए। इसको रैपिड फायर में फटाफट करेंगे। 3 4 मैं करूंगा, बाकी की मैं होमवर्क में दूंगा। 3 4 मैं करूंगा, बाकी की होमवर्क में दूंगा। करो बैलेंस। हाँ, कर दिया 2 1 2। ठीक है, तो ये भी आसान है बेटा, ये भी आसान है। देख, हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? अब 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है? और दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है। किसी ने देखा यहां ऑक्सीजन 1 है, सर मैं इस वाले ऑक्सीजन को आधा बना देता हूं। हाँ, तो आप सही हैं, गलत नहीं है। किसी ने ये भी लिख लिया तो सही है, वो दुखी ना होकर बैठ जाए कि सर ये गलत है। सही है, एकदम सही है ना? इसको यदि कोई बोले ये सही है गलत है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को डबल कर दिया, H2O को डबल कर दिया।
कोई बात नहीं, तूने H2O को डबल कर दिया, ध्यान रखना हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसको 2H2 कर देना। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। सर क्यों है दोनों ही सही? बेटा रेशियो निकाल लेना, अल्टीमेटली रेशियो बराबर आना चाहिए। इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:1/2 मैं एलसीएम ले लूंगा तो नीचे ये 2 एलसीएम आ गया तो ये तो 2:1:2 ही आया ना, तो अल्टीमेटली तो ये 2:1:2 ही है और इसका रेशियो भी 2:1:2 ही है। तो जो बैलेंस ऐसे करे वो भी सही, जो ऐसे करे वो भी सही, जो ऐसे करे उसका भी भला, जो ऐसे करे उसका भी भला। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? ठीक है बेटा, ये बात क्लियर, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई बच्चे बेचारे हो सकता है वो ऐसे सोच जाए, तो वो गलत नहीं है। ये कौन सोचेगा जो देखेगा यार हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन उधर 1 है, इसको आधा 1 और बनाना है, तो यहां 2 है, 2 को 1 कैसे बनाए? इसको 2 से भाग दे दें। क्लियर बेटा? चलो ठीक है, ये बता दो। सॉल्ट फॉर्मेशन पे आ रहा हूं। सॉल्ट फॉर्मेशन बताओ, इस पे क्या आएगा? सॉल्ट फॉर्मेशन का बताइए, सॉल्ट फॉर्मेशन का बताएंगे सभी लोग, सॉल्ट फॉर्मेशन का बताएंगे। अब देख, इसको भी वही दो तरीके हो सकते हैं। कोई ये सोचे कि सर Na बैलेंस है पर यहाँ क्लोरीन 1 है, मुझे इसको 1 बनाना है। आराम से रह, बिंदास रह, Na को मत छेड़ फिर, क्योंकि Na इधर भी 1 इधर भी 1, मत छेड़। क्लोरीन को आधा करना है ना, तो आधा Cl2 लिख दे, इसको NaCl लिख दे। ये भी सही है, ईश्वर इसका भी भला करेगा और ईश्वर उसका भी भला करेगा जिसको लगता है नहीं सर यहाँ Cl2 है तो मैंने क्या किया, इसको 2NaCl कर दिया था, 2NaCl कर दिया था। कोई बात नहीं, तू भी सही है, कैलकुलेशन किसी की गलत नहीं जाएगी। ये 2NaCl कर दिया तो बस ध्यान रखना यहाँ 2Na करना होगा, यहाँ Cl2 करना होगा। ये भी सही है, रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ रेशियो क्या आ रहा है? 1:2/1, जिसका मतलब भी क्या होगा, 2 अपन ले लेंगे तो 2:1:2 आएगा इसका रेशियो भी, और इसका रेशियो भी 2:1:2 ही है। कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेट रेशियो सेम होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये और बता दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? Mg1 ऑक्सीजन को आधा कर दो। वही 2 रास्ते कि सर Mg + ½ O2 MgO, Mg + ½ O2 MgO, ये भी सही है। और कोई लिख दे नहीं, अच्छा ये लिख दिया ना, तो मेरा दिमाग वैसे ही काम करेगा यार। एक काम कर, आधा आ रहा है ना, तो 2 से गुणा कर दे पूरी रिएक्शन को, इस आधा वादा को खत्म कर। तो 2 से गुणा भी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2Mg। सबको गुणा करना है फिर 2 से, आधे को 2 से गुणा कर दूंगा क्या हो जाएगा? 1, इसको कर दूंगा क्या हो जाएगा? 2Mg। ये भी सही है। आई थिंक ये बैलेंसिंग वाली बात समझ में आई होगी कि बैलेंसिंग करना बहुत सारे मेथड होते हैं, तुम्हारी जो मर्जी है वो उठा लो। क्लियर? अगले पे चलते हैं। कंबशन रिएक्शंस का बैलेंसिंग कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं और बहुत सारी करवाने वाला हूं आज यहाँ, ये बहुत सारी करवाएंगे अपन। कंबशन रिएक्शन कैसे करते हैं और इसका मैं मेथड बता रहा हूं। कंबशन में क्या करना होता है, कंबशन होता क्या है, कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन का बनेगा CO2 और हाइड्रोजन का बनेगा H2O। ये जलकर ये बनते हैं, ये कंबशन है, ये कंबशन है। कंबशन इसको बोलते हैं। कंबशन की बैलेंसिंग सीखते हैं। पहले एक स्लाइड अलग ले लेता हूं, कंबशन की बैलेंसिंग सीखते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कंबशन की बैलेंसिंग सीखते हैं। कंबशन की बैलेंसिंग, कंबशन की बैलेंसिंग सभी सीखेंगे। कंबशन की बैलेंसिंग, कंबशन की बैलेंसिंग, कंबशन की बैलेंसिंग सीखते हैं बेटा। ठीक है, कंबशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। सभी लोग आ जाएं इधर। जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ हो, अपन बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे, और तू करके आएगा इन चीजों को। जैसे पहला मेथड, स्टेप 1, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करें। फिर दूसरे नंबर पर फिर हाइड्रोजन बैलेंस करें। यह तरीका है इसका, इस स्टेप को नहीं भूलना है। हाइड्रोजन बैलेंस करें, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करें, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करें। अब आप लोग करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां CH4 + O2। अच्छा, प्रोडक्ट इनमें हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा। बैलेंस करो, कार्बन बैलेंस करो भाई, कार्बन बैलेंस करो। क्या क्या आएगा? बहुत बढ़िया, लोगों ने बैलेंसिंग करना चालू कर दिया। मैं बहुत सारे कराने वाला हूं बेटा, फटाफट करेंगे आप। ठीक है, ठीक है भाई,
हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग जाएगा ये, लेकिन ये चीज़ तेरी बहुत एकदम बेस बनाने वाली है, अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो कार्बन यहाँ एक है, कार्बन यहाँ भी एक है, कार्बन बैलेंस है, कुछ नहीं करना, कार्बन बैलेंस है, कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन पे जाएंगे, पहला कार्बन बैलेंस, कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन पे जाएंगे, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, क्या करना है, इसको 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। हाइड्रोजन हो गया, पहला काम कार्बन डन, दूसरा काम हाइड्रोजन डन, तीसरा काम ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन इधर है, गिन लेना अच्छे से, एक यहां थी पर 2 से गुणा हो रखी है, 2 ऑक्सीजन है और 2 यहां लिखी हुई है, 4, इसको 4 बनाना है, 2 से गुणा करेंगे, बैलेंस हो गया। अगला मैं खुद लिख दे रहा हूं, अगला लिख रहा हूं मैं, तुझे बैलेंस करना है उनको। मैंने मान लिया ले लिया होता C2H6 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, कॉफिशिएंट बता, फटाफट बता कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बताओ, फटाफट बताएंगे। C2H6 प्लस O2 CO2 H2O, बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंसिंग करेंगे भाई, बैलेंसिंग कर दो लाला, इसकी करो इसकी करो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग चाहिए, कॉफिशिएंट बैलेंस करें, फटाफट बैलेंस करें। देख बैलेंसिंग यदि तेरे को आ गई ना, तो मैं बता रहा हूं कल जो अपन स्टोइकियोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो तू उड़ा देगा, ठीक है। हाँ भाई, बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग। चलिए जी, मैं कराता हूं इसको, मैं कराता हूं इसको बैलेंस। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2। इधर कितना है, 1। इसको 2 बनाओ, इसको मत छेड़ो कुछ भी, इसके साथ कुछ मत करो, यहां 2 दिख रहे हैं, इसको 2 बनाओ तो 2CO2 हो गया कार्बन बैलेंस, कार्बन हो गया। दूसरा फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन गिनो, यहां 6 है, वहां 2 दिख रहे हैं, 3 से गुणा कर दो, क्लियर हो गई बात। अब तेरे पास बचा ऑक्सीजन, 2 और 2 4, 4 और 3 7 है, 7 बनाना है ना। अब इसको 7 कैसे बनाऊं भाई, मैं 7 से गुणा कर दूंगा 14 हो जाएगा, तो 7 से गुणा करो पर 2 से डिवाइड भी कर दो, ये हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। कोई चाहता तो इसको पूरी को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता, वो भी गलत नहीं था। मान लो मैं इसको पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी सही है, और कोई 2 से गुणा कर देता इसको, तो ये क्या बन जाता, 2C2H6 प्लस इसको 2 से गुणा करता क्या हो जाता, 7O2, फिर इसको 2 से गुणा करता क्या हो जाता, 4CO2, इसको 2 से गुणा करता क्या हो जाता, 6H2। ये भी सही है, ये भी सही है, पर ज्यादा काम यही आएगी, ये ज्यादा काम आएगी, ये भी ठीक है, कोई गलत कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। 2 और दूंगा, फटाफट कर दो, बाकी की फिर घर के लिए दूंगा। C3H6 दे दिया, इस बार C3H6 दे दिया, O2 के साथ कंबस्ट कराया, एक CO2 बनाया, एक H2O बनाया, कॉफिशिएंट चाहिए, फटाफट लिखो। ये कंबशन की बैलेंसिंग है, कंबशन की बैलेंसिंग, कंबशन की बैलेंसिंग है। कई बच्चों ने कंबशन के क्वेश्चंस में उनको डाउट आए थे, तो मैंने बोला ना कि वो पढ़ाया ही नहीं था, कहां से होगा वो, है ना। आज कंबशन पढ़ेंगे, कल का लेक्चर पढ़ेंगे, फिर वो B7 B8 है वो तेरे से बन जाएंगे, ठीक है। चलो ये करो, ये करो भाई, कंबशन की बैलेंसिंग। हाँ बेटा LCM, वही बात है, LCM लेके कर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, अच्छा इसको 1 ही रहने दो तो बढ़िया रहता है। ये जो दिया होता है इस कंपाउंड को 1 ही रहने दो। यहां कार्बन 3 हो रहे ना, तो तुम इसको 3 कर दो, इस कार्बन को 3 कर दोगी, ये लो सर 3, ठीक है, 3 CO2 हो गया। कार्बन बैलेंस, अगला नंबर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। यहां 6 है तो इसको 3 कर दो, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन गिन लो, 3 2 6, 6 3 9, इसको कर दो 9/2, खत्म भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, लवली। एक और कर दे, मान ले ये दिया हुआ है C2H6O, हाँ C2H6O ये दिया हुआ है, और इसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया। अब बता बनेगा तो यहां CO2 और H2O ही। अब बता बैलेंस कर, फटाफट कर, बैलेंस कर, बैलेंस करेंगे सभी लोग, बैलेंस कीजिए बालको, कर दीजिए बैलेंस, बैलेंस 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 बैलेंस। इसको करो, इसको, ये जो अभी दिया है ना इसको बैलेंस करो। तरीका वही याद रखना है, पहले C फिर H फिर O। कुछ लोग इसमें लिख रहे थे 2933, 2933 नहीं होगा, फिर 2 यदि इसको ले रहे हो तो 2 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 6 होगा।
समझ में आ गई बात। इसलिए इसको 2 नहीं, इसको 1 से ही चालू करो, कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बेटा। 2 7 4 6 1 7/2 2 3 1 3 2 3। देखते हैं, देखो चेक करना आप लोगों का सही है कि गलत है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं। कार्बन बैलेंस किया तो यहां कार्बन 2 है, तो यहां क्या करोगे, 2 बनाना है तो 2CO2। हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहां 6 है तो इसको 3H2O ले लो। समझ में आ गई बात। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब करेंगे ऑक्सीजन। इस बार ध्यान रखना 2 और 2 4 3 7 है, इसलिए तू लिख दे रहा है 7/2, तेरा गलत है क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी है, इस बार भूलना मत। तो 4 यहां है, 3 यहां है, 7 1 यहां है, तो यानी 6 ही तो बैलेंस करने हैं। 7 इधर है, 1 इधर है, तुझे बैलेंस कितने करने हैं, 6 करने हैं, 6 करने हैं, तो 3O2 आ जाएगा। समझ में आई बात। समटाइम्स O यहां आ जाए, तो इस चीज का तुझे ध्यान रखना है। क्लियर क्लियर। तो बच्चों ने कर लिया था। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। फोटोसिंथेसिस घर से करके लाना, इसको घर से करना, ये होमवर्क का पार्ट है तेरा, ये होमवर्क का पार्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 होमवर्क का पार्ट है। बैलेंसिंग आनी चाहिए तेरे को। ठीक है, या अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, होमवर्क वाले दे दूंगा मैं, ये वाला कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगले पे मैं चल रहा हूं। अगला तुझे यहीं करना है। अगला तुझे, अब देख इसको कर। इसमें वो बात बता रहा हूं मैं कि जैसे ऑक्सीजन यहां तो एक तरफ है पर यहां 2-2 जगह है, तो ऐसी चीज तो 2-2 जगह 3-3 जगह आ रही है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो। यही मैं बोल रहा था कि जो कॉमन है ना उसको सबसे लास्ट में डाल दो, जो कॉमन नहीं है उसको सबसे पहले बैलेंस करो। करो, इसको बैलेंस करके बताओ। इसको बैलेंस करेंगे सभी लोग। होते सर, होते बच्चों, लेकिन अभी बैलेंस करना है। होमवर्क का मतलब क्लास खत्म नहीं थी, अभी इनको बैलेंस कर दीजिए। कीजिए बेटा, करो करो करो, बैलेंस करो। बैलेंस होते ही कल हम मोल कॉन्सेप्ट का स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। कल का मतलब जो भी अगली नेक्स्ट क्लास है ना। हाँ जी। फोटोसिंथेसिस का ये गलत काय को है भाई, सही तो लिखा हुआ है। ये तुझे बैलेंस करना है ना, यही तो बैलेंस करना है तुझे। मुझे कॉफिशिएंट चाहिए भाई इसके, मुझे कॉफिशिएंट चाहिए। क्या कॉफिशिएंट आएंगे, 2 5/2 2 3, 2 5/2 2 3। सही है भाई, एकदम सही है जिसका ये आंसर आया है। 2 5/2 2 3 सही आ रहा है। 2 2 1 3 वाले चेक कर लेना, मुझे नहीं लगता 2 2 1 3 आएगा। 2 2 1 3 तो वैसे ही गलत हो गया कि 2 2 1 3 तू लिख रहा है 2 2 1 3, 2 2 1 3 से भी हो रहा है क्या बैलेंस। 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, नहीं फिर ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। 2 2 1 3 तो नहीं है, 2 2 1 3 नहीं है, इनमें यही गड़बड़ होती है। पता है इसमें कौन गड़बड़ करेगा, कॉमन जो है उसको लास्ट में बैलेंस करो, कॉमन वाले को लास्ट में बैलेंस करो, कॉमन वाले को लास्ट में बैलेंस करो। कॉमन का क्या मतलब है यहाँ, कॉमन का क्या मतलब है यहाँ, कॉमन का मतलब है जो एक से ज्यादा जगह आ रहा है उसको लास्ट में बैलेंस करो। सर एक से जगह ज्यादा तो नाइट्रोजन, अरे नहीं, प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा जगह आ रहा है या रिएक्टेंट में एक से जगह ज्यादा आ रहा है। तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ एक जगह आ रहा है, यहाँ भी एक जगह आ रहा है, नाइट्रोजन को पहले निपटा दो। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है सर, क्या बैलेंस करना, नाइट्रोजन भी एक, ऑक्सीजन भी एक। ठीक है, तो एक काम करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें सर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 और 2 है, तो 3 वाला 2 नहीं होगा, 2 वाला 3 नहीं होगा। एक काम करो, इसको 6 बना दो। तो इसको 6 कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे 2NH3 और इसको 6 कैसे बनाएंगे 3H2। ये हो गया, हाइड्रोजन का रायता खत्म हो गया। हाँ सर खत्म हो गया। नाइट्रोजन का करो, अब नाइट्रोजन का करो क्योंकि नाइट्रोजन भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन कॉमन नहीं है तो सर ये 2NH3 है, तो इसको 2NO ही होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको 2NO ही होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात समझ में आई भाई। ये 2 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 था, ये 2 था, इनके रास्ते कहीं नहीं मिलते, 6 पे मिलते हैं, तो 6 बनाना है तो 2NH3 और ये 3H2O। ठीक है सर, हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को क्या कर दोगे सर, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 2 ही चाहिए मुझे भी, तो 2NO। अब ऑक्सीजन अपने आप जो बच गया ना वो रायता उसको समेट लेगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो 5 हो गए। इसको करना है 5/2 O2। तो ये लोग बिल्कुल सही हैं जिन्होंने ये बैलेंस किया है। अच्छा, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो भी गलत नहीं होगा। 2 से गुणा करूंगा तो ये 2 × 2 4NH3 हो जाएगा, ये भी सही है। 5 O2 हो जाएगा, ये भी सही है। 2 2 4 NO हो जाएगा और 2 3 6 H2O हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्लियर क्लियर बाल को। ठीक है, ये वाला और कर दो, ये तो आसान है, ये करो, ये करो, फटाफट करो।
सभी करेंगे इसको सॉल्व। करो, सॉल्व करो। थ्री वन थ्री टू। तो देख इसमें क्या करेंगे, यहां देख ले बेरियम 1 आ रहा है, यहां भी बेरियम 1 आ रहा है, इसको मत छेड़ो अभी। सर क्लोरीन यहां 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, रुक जाइए। Al2SO4 थ्राइस। तो देख दो दो एल्यूमिनियम आ रहे हैं, तो पहले इसको निपटाओ। 2 एल्यूमिनियम करना है तो तुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2AlCl3 बनाना पड़ेगा। 2AlCl3, 2 एल्यूमिनियम बन गए। 2 एल्यूमिनियम बनते ही क्लोरीन कितने हो गए, 6। तो इसको 6 करने के लिए यहां क्या करेगा, 3BaCl2। बस कहानी क्लियर हो गई। 3BaCl2 हो गया ना सर, बेरियम 3 हो गए, तो यहां 3 बेरियम सल्फेट कर दे। 3 बेरियम सल्फेट कर दे। सल्फेट कितने हो गए, 3। तो बस इसको एज इट इज रहने दे, Al2SO4 थ्राइस, क्योंकि इसके अंदर 3 ही सल्फेट है और 2 एल्यूमिनियम है, सब बैलेंस हो गया। तो ये आ गया 3 1 3 2, 3 1 3 2 जो बच्चों ने कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर। ये कहानी थी भाई। कल से अपन चालू करेंगे, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे कल से कि केमिकल रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं, और केमिकल रिएक्शन को पढ़ते कैसे के बाद यहां से आपका मोल कॉन्सेप्ट चालू होगा, रीड द केमिकल रिएक्शन से। तो आज अपना बैलेंसिंग तक का पार्ट था। अब मेरी बात सुन ले, होमवर्क में जो इसमें क्वेश्चन थे वो तो करने ही है, इसके अलावा तुझे डीपीपी में क्या करना है, मैं एक बार डीपीपी भी फटाफट बता देता हूं। डीपीपी के होमवर्क में तुझे क्या करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे पूरा होमवर्क करेंगे डीपीपी में और फेल जाएंगे, तो मैं एक बार फटाफट बता दूं डीपीपी में आज कौन से क्वेश्चन करने। पूरी नहीं करनी है, पूरी नहीं करनी है, तो अभी बता दे रहा हूं डीपीपी कौन सी करनी है बेटा। एक सेकंड बस, एक सेकंड। डीपीपी डीपीपी डीपीपी, जी हाँ दोस्तों, ये आ गई डीपीपी। हाँ, डीपीपी में तुझे करना है, डीपीपी में तुझे करना है क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, ठीक है। 3 भी कर लेना, बैलेंसिंग का सवाल है, ठीक है बेटा। उसके बाद तू करेगा 9 और 10, उसके बाद तू करेगा 9 और 10। ये तुझे डीपीपी में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज की जो डीपीपी है उसके अंदर यही करना है, क्लियर। उसके अलावा मॉड्यूल में अभी कुछ नहीं करना। जिसने सेक्शन बी का पार्ट 1 कर लिया था वो पार्ट 2 भी अटेम्प्ट कर सकता है। मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 एंड 2 के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के अंदर सेक्शन बी जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया वो फिर से कर लें। रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉपरली, ये कर लें, इतना कर लें, बहुत है। कल मिलेंगे, कल का मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यदि आप लोगों को मजा आ गया हो तो लेट मी नो, एंड यू नो हाउ टू लेट मी नो, क्लियर, ठीक है। बताते रहना, जैसे भी जो भी दिक्कतें लगे वो भी बताना, और आपको लगे नहीं मजा आ गया सर, मक्खन हो गया है ना, जिंदगी में बहुत रस आ गया है। जो दोस्त मेरे इधर उधर पढ़ रहे हैं वो भी बड़े गुमान के साथ भारी भारी भरकम फीस दे के गए तो हैं, लेकिन मुझे उनसे भी अच्छा समझ में आ रही हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ठीक है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा यार उनका भी भला हो, तेरा भी भला हो, वो कहीं अटके हुए हैं तो उनको भी बोल भैया वेलकम टू मिशन जीत, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके सामने QR कोड है, आपकी यदि कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं वो डाल दें। इसमें वो क्वेश्चन पुट अप ना करें जो होमवर्क में